नमस्कार। कहते हैं कि अच्छा समय कभी नहीं आता, समय को अच्छा बनाना पड़ता है और वर्तमान परिस्थितियां भी कुछ इसी ओर इशारा करती हैं। वर्तमान परिस्थितियां ना किसी व्यक्ति के लिए अनुकूल हैं और ना ही किसी देश के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि वर्तमान परिस्थितियां एक आपदा भी है और एक अवसर भी है। इसी आपदा में छुपे हुए अवसर को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है और आज हम उसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा किस प्रकार कोविड-19 की समस्या को हल करने जा रही है। और सबसे पहले हम उस पूरे टॉपिक को जानने के लिए आज के टॉपिक की लिस्ट देख लेते हैं। तो प्रारंभ करते हैं इस टॉपिक को। आत्मनिर्भर भारत अभियान, हम लोग ये जानेंगे कि इस अभियान का तात्पर्य क्या है, ये अभियान क्यों शुरू किया गया, इसके उद्देश्य क्या हैं, आखिर आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है। फिर इस उद्देश्य को पढ़ने के बाद हम लोग कृषि क्षेत्र पर फोकस करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के बाद वित्त मंत्री के द्वारा लगातार 5 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस पूरे अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। उस 5 दिन की कॉन्फ्रेंस में से जो तीसरा दिन था अर्थात 15 मई 2020 को कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर बल दिया गया। आज हम लोग उसी कृषि क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हम लोग जो डिस्कस करें, जो भी आज हम यहाँ पे चर्चा करें, उसको आप लोग राजनीतिक तरीके से नहीं देखें, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो आप हमेशा आलोचना ही करेंगे। तो हमें वो राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं रखना है। हम आज की चर्चा को आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तार्किक पहलुओं पर बात करेंगे। सरकार ने क्या किया, सरकार को और क्या करना चाहिए था, किन और बिंदुओं की आवश्यकता है, क्या और किया जा सकता है, क्या वर्तमान में किए गए प्रयास अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त हैं। तो हम कृषि क्षेत्र को केंद्र में रख करके इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और मैंने कृषि क्षेत्र को ही क्यों चुना है, उसका बड़ा सिंपल सा कारण है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस में जीएस पेपर 3 में लगभग 70% सिलेबस का हिस्सा कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो उसी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को हम लोग फोकस करके आज डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम मेंस का सिलेबस कवर करें, आप लोग घर पे पढ़ाई करें, उसको अपडेट करें, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो, उसमें कुछ सहायता कर सके, कुछ वैल्यू एडिशन हो सके। कृषि क्षेत्र से संबंधित अब जब डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे कौन कौन सी घोषणाएं की गई, क्या क्या प्रावधान बताए हैं। प्रावधानों को देखिए, ये तो आप सबको पता होगा कि जब सरकार ने घोषणा की तो उसमें कुछ आंकड़े होते हैं, कुछ धनराशि एक क्षेत्र विशेष से संबंधित आवंटित कर दी जाती है। लेकिन हमें केवल फैक्ट्स की बात नहीं करनी है, हम कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा बल देंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए हमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में जानना होगा। ये अधिनियम क्या है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, वर्तमान में क्या इसमें संशोधन की बात कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, उससे संबंधित डिस्कशन करेंगे। और इसको पढ़ते समय, इसकी चर्चा करते समय हम इकोनॉमिक सर्वे का भी प्रयोग करेंगे। जो वर्तमान में बाज़ार में इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा उपलब्ध है 2019-20, उसका भी यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद इसी पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए हमें एक संस्था के बारे में जानना होगा, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। उसके बाद इसी से संबंधित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक और लास्ट में इस कृषि क्षेत्र से संबंधित किए गए उपायों का मूल्यांकन, कि क्या तार्किक मूल्यांकन हो सकता है, क्या और संभव सुधार किए जा सकते हैं भविष्य में। तो इस प्रकार से हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसे तब तक कंप्लीट कहना उचित नहीं होगा जब तक उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हल ना कर लिए जाएं। तो हम आज के इस वीडियो में कुछ प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जो कि इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के कृषि क्षेत्र से संबंधित होंगे। तो उस क्वेश्चंस को हम लास्ट में देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर ज़रूर सहायक सिद्ध होगा आपकी पढ़ाई में। आप इसे अपडेट की तरह मानें और कॉन्सेप्ट को समझने पर फोकस करें, ना कि फैक्ट्स को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फैक्ट्स लगभग सभी वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। आंकड़ों की घोषणा जो की गई है वही आंकड़े बता दिए जाते हैं। तो आंकड़े मैं भी बताऊँगा आपको, लेकिन मैं पूरा फोकस करूँगा कि उनका क्या कॉन्सेप्ट से कनेक्शन है और हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो कितने इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से हमें उनको पढ़ना चाहिए, क्या संभावना है, कहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए, उन सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं।
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसका तात्पर्य क्या है। तो आप सबको जानकारी है कि 12 मई 2020 प्रधानमंत्री ने घोषणा करी, और उस दिन जब आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा करी तो उन्होंने विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा करी, जो वर्तमान कोविड-19 पेंडेमिक से उबरने में भारत की सहायता करे। इस प्रकार विशेष आर्थिक व्यापक पैकेज, ये लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज होगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा में कहा, जिसके बारे में लगातार 5 दिन तक वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा किया गया इसमें आरबीआई द्वारा किए गए उपाय भी शामिल हैं, यानी आरबीआई द्वारा जो भी कुछ लिक्विडिटी को बढ़ाने के उपाय किए गए वो भी इसमें शामिल है। तो ये लगभग 20 लाख करोड़ से ज़्यादा ही हो जाता है। अब ये कितना कारगर है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं फिर से कहूँगा आपको, आप अगर इसको केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप कहेंगे सर या तो ये बहुत ख़राब है या ये बहुत अच्छा है, लेकिन हम उस एंगल से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हमारा मुद्दा है कि ये कितना अर्थव्यवस्था में सहायक होगा, अर्थव्यवस्था की वर्तमान परेशानियों को दूर करने में कितना सहायक होगा और क्या किया जा सकता है। इसलिए तार्किक दृष्टिकोण से अगर आप सुनना चाहें तो ये आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। 20 लाख करोड़ के इस व्यापक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा में प्रधानमंत्री ने ये बताया कि ये कुल पैकेज हमारी जीडीपी का लगभग 10% होगा, क्योंकि हमारी जीडीपी इस समय 2 ट्रिलियन के आसपास है। तो $2 ट्रिलियन की जीडीपी में ये लगभग 10% के आसपास होगा। अब क्वेश्चन बनता है कि आत्मनिर्भर का तात्पर्य क्या है, जो ये अभियान शुरू किया गया इसका तात्पर्य क्या है, और प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में इसकी व्यापक जानकारी प्रदान की है। तो हम उसको जरा एक बार जान लेते हैं। यहाँ आत्मनिर्भर का मतलब क्या है। देखिए, अगर हम संकीर्ण अर्थों में बात करें तो आत्मनिर्भर, संकीर्ण अर्थ में देखें तो आत्मनिर्भर का मतलब है कि स्वयं पर निर्भर होना चाहिए, किसी और व्यक्ति या किसी और अर्थव्यवस्था से हमारा कोई संबंध ना हो। अगर हम इसे देश के संबंध में बात करें तो अगर हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, यानी एक ऐसे देश की कल्पना की जा रही है जिस देश का स्वयं पर निर्भरता हो, वो किसी और देश से वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर निर्भर ना हो। ये इसका संकीर्ण अर्थ है। यानी अगर दूसरे शब्दों में बोलें, इकोनॉमी के टर्म्स में बात करें तो ऐसा लगता है जैसे ये बंद अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, क्लोज्ड इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जिसका किसी दूसरे देश से कोई संबंध ना हो, जो संसाधनों के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित करता हो, ऐसी इकोनॉमी होगी, तब हम कहेंगे कि वो स्वनिर्भर है, उसका किसी और देश से कोई संबंध नहीं है। परंतु प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में ये क्लैरिफाई किया, ये साफ किया कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ बंद अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अर्थात हम भारतीय अर्थव्यवस्था को क्लोज्ड इकोनॉमी बनाने की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि फिर आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है। तो सरकार के अनुसार आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा अभियान है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने की बात करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, आर्थिक समृद्धि दर बढ़नी ही चाहिए, साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी भारत की भूमिका और बढ़े। इसे आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया गया है। सरकार ने यहाँ पर क्लियर किया कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्म केंद्रित भारत नहीं है। यहाँ पर आप लोग इस बात को ध्यान से सुने, आत्म केंद्रित भारत नहीं है। ये एक ऐसे भारत की बात की जा रही है, एक ऐसी भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की भूमिका को और बढ़ाए। यहाँ पर बात हो रही है सप्लाई चेन की। प्रधानमंत्री ने ये बताया कि जब भी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट घटती है तो सप्लाई चेन जरूर बाधित होती है, और ये सब आप लोग भी जानते होंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमें यूपीएससी के मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 3 में पढ़ना होता है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। तो वहाँ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सप्लाई चेन अगर बाधित हो जाए तो एक तरफ तो उत्पादक को नुकसान झेलना पड़ता है, उत्पादक का जो लाभ है वो घटने लगता है। दूसरी ओर उपभोक्ता के दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति दर बढ़ने लगती है। तो सप्लाई चेन कंटिन्यू चलना ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है, और वर्तमान परिस्थितियों ने सप्लाई चेन को बहुत हद तक बाधित कर दिया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि हम आत्मनिर्भर भारत एक ऐसे विचार की कल्पना की जा रही है जो सप्लाई चेन की समस्याओं को दूर करे, और ना केवल घरेलू सप्लाई चेन, साथ साथ
वैश्विक सप्लाई चेन पर भी बल दिया जाए। और यहाँ प्रधानमंत्री का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी क्षमता है कि वो वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर केंद्रित है। जैसा आपने ये शब्द सुना होगा, समावेशी विकास, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है और हमारे यूपीएससी के सिलेबस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ना केवल इकोनॉमी में, अन्य पेपर्स में भी ये यूज़ होता है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट या समावेशी विकास देश के प्रत्येक नागरिक के विकास के बारे में बात करता है, अर्थात विकास की वह अवधारणा जिस अवधारणा में आर्थिक समृद्धि का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। मैं एक छोटी सी एक सूक्ष्म परिभाषा बता रहा हूँ, बाकी तो इसका विस्तार से व्याख्या की जा सकती है। यही समावेशी विकास अब हम वैश्विक स्तर पर देखना चाहते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत ये कहना चाह रहा है कि समावेशी विकास की अवधारणा को केवल किसी देश में लागू ना करके संपूर्ण विश्व में लागू किया जाए। तो दूसरे अर्थों में देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से नहीं कहा गया है, ये विश्व की दृष्टिकोण से कहा गया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से कहा है। आत्मनिर्भर भारत को एक्सप्लेन करते समय प्रधानमंत्री ने एक शब्द यूज़ किया था, अगर आप लोगों ने वो वक्तव्य सुना हो तो बहुत अच्छा उन्होंने टर्म यूज़ किया। उनका कहना था अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण, अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण से अब मानव केंद्रित वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे हैं हम। मानव केंद्रित वैश्वीकरण, आप सब लोगों ने वैश्वीकरण के बारे में तो पढ़ा ही होगा, इंग्लिश वर्ड ग्लोबलाइजेशन। और अगर मैं वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ निकालूं तो विश्व का एकीकरण। और विश्व का एकीकरण का मतलब है विश्व के बाज़ारों में आपस में इतना ज़्यादा जुड़ाव हो कि विश्व के बाज़ार वो एक बाज़ार के रूप में नज़र आए। और आप सब इस बात से सहमत होंगे कि वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य होता था कि सभी देश, सामान्यतः सभी देश अपने अपने आर्थिक हित पूरा करना चाहते हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा को इसी पहलू पर बल दिया जाता था कि प्रत्येक देश दूसरे देश की सहायता से अपने आर्थिक हितों को पूरा करे। जिन संसाधनों का उस देश में अभाव हो, वो उन संसाधनों के अभाव की समस्या को दूर करे, ताकि संसाधनों के आवंटन को और बेहतर करके वो अपने यहाँ आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज कर सके। तो सामान्यतः वैश्वीकरण की अवधारणा अर्थ केंद्रित होती थी। अर्थ मतलब यहाँ पर धन से है, मनी से। और अर्थ केंद्रित का मतलब है कि प्रत्येक देश केवल धन अर्जन करने के लिए दूसरे देश के साथ बेहतर संबंध रखना चाहता था, चाहे फिर वो विकासशील देश हो या विकसित देश या अल्प विकसित देश। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में यहाँ पर बताया कि अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण की ओर ना बढ़ते हुए अब हमें मानव केंद्रित वैश्वीकरण की ओर बढ़ना चाहिए। अब ये इम्पॉर्टेंट टर्म है और मेरे ख्याल से यूपीएससी में मेंस के दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो निबंध के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मानव केंद्रित वैश्वीकरण यानी वैश्वीकरण की एक ऐसी अवधारणा जिसमें धन को तो महत्व दिया ही जाए, धन के साथ साथ मानव कल्याण पर ज़्यादा बल दिया जाए। ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित है। इकोनॉमिक्स में जो हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो हमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो ये उसी अवधारणा पर केंद्रित है कि अर्थशास्त्र की वह अवधारणा जिसमें समाज के अधिकतम कल्याण की बात की जाती है। और यहाँ पर ये मानव कल्याण की बात कर रहे हैं। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि वर्तमान पेंडेमिक का ये दौर मानव के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। तो मानव केंद्रित वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व के सभी देश आपस में अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करें और उन संबंधों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मानव कल्याण। किस प्रकार से मानव के स्वास्थ्य को और बेहतर किया जा सकता है, मानव के जीवन के स्तर को और उठाया जा सकता है, उस पर बल देना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा, अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण से मानव केंद्रित वैश्वीकरण की ओर बढ़ता हुआ भारत। और उसी को प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया है। जैसा भी मैं आपको बता रहा था कि आत्मनिर्भर भारत सप्लाई चेन को और ज़्यादा बेहतर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और यहाँ प्रधानमंत्री के अनुसार भारत में जो सप्लाई चेन जिन चीज़ों की बाधित है, जिन वस्तुओं की बाधित है, पहले उसको हम इम्प्रूव करें ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा किया जाए। वर्तमान में एसेंशियल गुड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो पहले एसेंशियल गुड्स की सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जाए
और उसके बाद जो अन्य वस्तुएं हैं उनकी भी सप्लाई चेन सुचारू रूप से चलाई जाए। लेकिन भारत में जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, इतनी भारतीय अर्थव्यवस्था में पोटेंशियल है, इतनी संभावना है, यदि हम संसाधनों का ठीक से दोहन करें तो हम इस सप्लाई चेन के माध्यम से ग्लोबल सप्लाई चेन में भी अपनी भूमिका बना सकते हैं। और इसको समझाने के लिए प्रधानमंत्री ने शब्द यूज़ किया था वोकल फॉर लोकल, यानी जो घरेलू अर्थव्यवस्था में जिन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन होता है, स्पेशली वस्तुओं का, उन लोकल वस्तुओं को केवल भारत में उनका प्रयोग ना किया जाए, उनकी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की जाए, इतना वैल्यू एडिशन किया जाए कि ग्लोबल स्तर पर भी उनकी मांग बढ़े। और अगर ऐसा हो जाता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की भूमिका निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, जो न केवल रोजगार के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो प्रधानमंत्री ने जो वोकल फॉर लोकल बोला है, उसका तात्पर्य वैश्विक सप्लाई चेन में भारतीय उत्पादों की अधिक भूमिका को कहा गया है, उस संदर्भ में वो कहा गया। आज के समय में आप अगर अखबार पढ़ रहे हैं तो आपने सुना होगा कि चाइना में जो ये पैंडेमिक जहाँ से शुरू हुआ, वर्तमान में उस व्यवस्था के कारण, उस दशा के कारण चाइना में विश्व की अधिकांश कंपनियां अब निवेश नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वहाँ अभी भी ये समस्या ख़त्म नहीं हुई है। फिर से ये कोविड-19 की समस्या और उभर रही है। तो अगर वैश्विक स्तर की कंपनियां वहाँ निवेश नहीं करना चाहेंगी तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब जो कहा जाता है, वुहान सिटी, वो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर धीरे धीरे स्लो हो गई है और हो सकता है कम ही हो जाए। इसका परिणाम क्या होगा? पहला परिणाम तो होगा सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी, और दूसरा, इससे एक अवसर उत्पन्न होता है भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कि वैश्विक स्तर की उन कंपनियों को भारत में आकर्षित किया जाए, और दूसरा, भारत की कंपनियों को इतना प्रमोट किया जाए कि वो उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करें और उन प्रोडक्ट्स को बना करके वैश्विक स्तर की मांग को पूरा करें। तो फिर वही बात कि वोकल फॉर लोकल, घरेलू उत्पादन के द्वारा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से बनाना आत्मनिर्भर भारत की मुख्य उद्देश्य कहा जाएगा। तो आप लोगों ने जैसा आत्मनिर्भर भारत के बारे में अगर संकीर्ण अर्थ निकालेंगे तो वो केवल आत्म केंद्रित होगा, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ पर मानव केंद्रित अवधारणा पर बल दिया जा रहा है, और दूसरे शब्दों में कहें कि अब ये समाजवादी विचारधारा की बात हो रही है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में बल दिया जा रहा है। तो ये तो हुई आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य क्या है। अब प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया तो आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को लागू करने में 5 पिलर्स की भूमिका पर बल दिया। 5 स्तंभ बताए गए आत्मनिर्भर भारत के। हम लोग ये जान लेते हैं वो 5 स्तंभ या 5 पिलर कौन से हैं। देखिए, ये वो 5 पिलर हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा। हम लोग एक एक करके इनको सुन लेते हैं। पहला पिलर था इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। उनका कहना है कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था इंक्रीमेंटल ग्रोथ ना करे, क्वांटम जंप करे, यानी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो, एक सडन जंप करे। भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी क्षमता है कि वो अपनी ग्रोथ रेट को एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ के माध्यम से और आगे बढ़ा सकती है। इंक्रीज तो हर अर्थव्यवस्था में ग्रोथ तो बढ़ती है ही। मान लीजिए पिछले वर्ष 5% ग्रोथ हुआ, फिर अगले साल वो 5.5% GDP ग्रोथ हो जाएगी। ये तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में होता ही है, कोशिश प्रत्येक सरकार करती है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री का कहना है कि हम सिग्निफिकेंट जंप करें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे यहाँ रोजगार के अवसर बहुत अधिक सृजित हो जाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे पहले हम इकोनॉमी की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाना होगा। दूसरा शब्द उन्होंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होना चाहिए। पहले मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा इंफ्रास्ट्रक्चर की दे देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लासेस में और रेफरेंस बुक्स में कि आधारभूत संरचना वे सहायक गतिविधियाँ होती हैं जो व्यापार की प्रक्रिया को और तेज करती हैं। ये कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, जैसे शिक्षा व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, या कहें कि स्वास्थ्य सुविधाएं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 2 प्रकार का होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बैंकिंग प्रणाली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो गया, और शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य सुविधाएं ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री का कहना है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? तो आप लोगों को अगर ध्यान हो तो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है, आर्थिक समृद्धि दर,
और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बीच में दो तरफा संबंध होता है। दो तरफा संबंध का मतलब क्या है कि जब अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट बढ़ने लगती है, जैसे जैसे ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो देश में और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ेगी। मतलब ग्रोथ बढ़ने का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, और यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो लोग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको चाहिए कि और अच्छी रेलवे सुविधाएं हों, सड़कें और अच्छी हों, एयरपोर्ट्स और अच्छे बनाए जाएं, स्कूल कॉलेज में और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो, बेहतर एजुकेशन मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ने लगती है। अब दूसरा संबंध पढ़ते हैं। मैंने कहा था दो तरफा संबंध। यदि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया जाए तो वो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को और बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी दो तरफा संबंध है। ग्रोथ बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो, इसकी डिमांड बढ़ेगी, और यदि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर दिया जाए यानी सहायक सुविधाएं अच्छी हों तो वो ग्रोथ को बढ़ाने में और हेल्प करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का कहना है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न होगा तो फिर हम जो कह रहे थे कि इकोनॉमी में क्वांटम जंप, उस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ बताने में उन्होंने दूसरा स्तंभ इंफ्रास्ट्रक्चर को माना है। तीसरी बात बोली व्यवस्था या सिस्टम, और यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, तकनीक आधारित व्यवस्था। अब इसका तात्पर्य क्या है? तो यदि आप लोगों को ध्यान हो, आपने यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस थोड़ा देखा हो, तो वर्तमान में सरकार तकनीक पर बहुत बल दे रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये नाम जरूर सुना होगा आपने, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्टली सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही है। डायरेक्टली बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। क्या ट्रांसफ़र? सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री किसान योजना हो या फिर किसी स्टूडेंट को दी जाने वाली स्कॉलरशिप, किसी भी प्रकार के सरकार की सहायता अब डीबीटी के माध्यम से उस लाभार्थी को मिलती है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने JAM का प्रयोग किया। J फॉर जनधन, A फॉर आधार और M फॉर मोबाइल। जनधन योजना से पहले लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए, आधार से उसे कनेक्ट किया गया ताकि किसी प्रकार का फर्जी ना हो, फर्जीवाड़ा या फिर कहें कि कोई डुप्लीकेसी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, तो उसे आधार से लिंक कर दिया क्योंकि ये यूनिक नंबर है। और बाद में मोबाइल के माध्यम से उस व्यक्ति को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसके अकाउंट में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता आ गई है। तीनों इस JAM त्रिसूत्री योजना के द्वारा सरकार ने डीबीटी को लागू किया। अब आप यहाँ गौर करेंगे तो ये पूरी तरह से तकनीक पर आधारित व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है, और सब लोग इस बात पर सहमत हैं कि तकनीक पर आधारित व्यवस्था से पारदर्शिता में तो वृद्धि होगी ही, पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही, साथ साथ सरकार का जो खर्च है अब वो वेस्ट नहीं होगा और तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो खर्च कम हो जाएगा। CAG ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की राशि घट गई है। घटी इसलिए नहीं है कि सरकार ने सब्सिडी देने वाले लोगों की संख्या नहीं घटाई है लोगों की, सब्सिडी की राशि कम होने का सबसे बड़ा कारण है अब टेक्नोलॉजी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ गया है, तो वितरण प्रणाली में तकनीक का प्रयोग कर लिया। और जैसा हम हमेशा कहते आए हैं कि सरकार जो योजनाएं लागू करना चाहती है, उस योजनाओं के लागू करने की प्रणाली, क्रियान्वयन व्यवस्था में कमियां होती हैं, तभी वास्तविक लाभार्थी को लाभ नहीं मिल पाता। तो उसे हम वितरण प्रणाली का नाम देंगे टेक्नोलॉजिकली, और वितरण प्रणाली की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ तकनीक का प्रयोग किया गया। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस बात से समझ पा रहे होंगे कि तकनीक आधारित अगर व्यवस्था होगी तो पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही, साथ साथ वास्तविक लाभार्थी तक सरकार द्वारा पहुँचाए जाने वाला लाभ पहुँच पाएगा। इसीलिए इसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम कहा है। तो आत्मनिर्भर भारत के जो स्तंभ बताए गए थे उसमें तीसरा स्तंभ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। चौथे स्तंभ के बारे में बात करें तो डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी, या फिर कहें कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें युवा वर्ग की संख्या ज़्यादा हो, और भारत में वो है। भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है। वर्तमान स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत अनुकूल है, और वैश्विक स्तर पर ये बात स्वीकार की जाती है, मानी जाती है
कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की ज़्यादा संभावना है क्योंकि भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है, जनांकीय लाभांश, अर्थात एक ऐसे वर्ग की संख्या भारत में ज़्यादा है जो श्रम के रूप में उत्पादन में सहयोग कर सकता है। परंतु ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ भारत को तभी मिल पाएगा जब हम स्किल डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर सरकार द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं। स्किल इंडिया आप लोगों ने सबने सुना होगा। तो उसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को चलाया जाएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पर चौथा स्तंभ बताया। और पांचवा स्तंभ माना गया है डिमांड को। अब डिमांड कैसे पांचवा स्तंभ है? देखिए, जो पूंजीवादी विचारधारा है वो डिमांड और सप्लाई यानी मार्केट फोर्सेस के आधार पर चलती, बाजार शक्तियों के आधार पर। एडम स्मिथ ने इनको इनविजिबल हैंड कहा है। अब ये इनविजिबल हैंड्स, यदि डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा ताकि उसको ज़्यादा लाभ मिल सके। भारतीय अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाई जा सकती है क्योंकि उपभोक्ता बहुत अधिक है। यद्यपि प्रत्येक उपभोक्ता के पास पर्याप्त क्रय शक्ति नहीं है। यदि हम उस उपभोक्ता को पर्याप्त क्रय शक्ति उपलब्ध करा दें, चाहे फिर वो सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से हो या रोजगार के माध्यम से, तो डिमांड बढ़ने लगेगी। और डिमांड बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं फिर हम इकोनॉमी की ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे ये पांचों जो स्तंभ हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर हम स्किल दे देंगे, स्किल मिलेगी तो उसकी आय बढ़ने लगेगी, आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ेगी। ग्रोथ को बढ़ावा देना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए और इन चारों स्तंभों का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे, इसके लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होना चाहिए। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ प्रधानमंत्री ने माने हैं। फिर आगे आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें तो स्वयं प्रधानमंत्री का कहना है कि इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान को शुरू करने के लिए हमें 4 संसाधनों पर बल देना होगा। अब मैं प्रधानमंत्री वाले 4 संसाधन बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको वो बात बताता हूँ जो आप सब लोग जानते भी होंगे। यदि आप लोग इकोनॉमी की क्लास करते हैं या आपने थोड़ी भी घर पे रेफरेंस बुक से पढ़ाई की है तो ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और यहाँ पर संसाधन इकोनॉमिक्स में उत्पादन के 4 संसाधन माने गए हैं। कौन कौन से 4 संसाधन हैं वो? लैंड, लेबर, भूमि, श्रम, कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप या कहें कि उद्यमशीलता। 4 संसाधन ये माने गए। ये सब बातें आपको पता होंगी। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। उद्यमशीलता का तात्पर्य रिस्क लेने की क्षमता, कुछ इनोवेशन करने की क्षमता। किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि हम वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें इन चारों संसाधनों की आवश्यकता होती है। या दूसरे शब्दों में कहें कि इन चारों संसाधनों के बिना, इन चारों संसाधनों के अभाव में उत्पादन बाधित होता है और उत्पादन नहीं होगा तो फिर सप्लाई चेन बाधित होने लगेगी। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो वर्ड बोले, उनका कहना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को चलाने के लिए हमें लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और चौथा उन्होंने शब्द यूज किया लॉ, इन 4 संसाधनों पर बल देना होगा। अब आप देखेंगे, आपको लगेगा कि 2 संसाधन तो वही हैं, बाकी 2 नए संसाधन कैसे आ गए? तो ये नए नहीं हैं, इनको प्रधानमंत्री ने दूसरे शब्दों में प्रयोग किया। अब जरा समझ लेते हैं। लैंड और लेबर तो आप लोग जानते ही हैं। भारत में लैंड और लेबर पर्याप्त मात्रा में है भी, यद्यपि उसका सही से दोहन नहीं किया जा रहा है। लिक्विडिटी की बात कही है। लिक्विडिटी का हिंदी शब्द है तरलता, और ये जो तरलता शब्द है ये कैपिटल में छुपा हुआ है, क्योंकि जो पूंजी वर्ड कहा जाता है तो पूंजी में लिक्विडिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है, शामिल है। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ लिक्विडिटी शब्द क्यों बोला, उसका कारण देखें तो अभी जो हम स्तंभ की बात कर रहे थे तो 5वें स्तंभ में यहाँ पे डिमांड बोला गया है। अर्थव्यवस्था में डिमांड तभी बढ़ेगी जब आपके पास लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में हो। अगर मैं इसको आसान भाषा में कन्वर्ट करूँ, यदि हमारे पास पैसा ही नहीं है तो फिर बाजार में हम डिमांड नहीं बढ़ा पाएंगे, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो फिर ग्रोथ को बढ़ाने में बाधा आएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए हमें लिक्विडिटी की आवश्यकता है। लिक्विडिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए जो डिमांड को बढ़ाएगी। लेकिन क्या हम केवल डिमांड बढ़ा के काम चला लेंगे?
तो मैंने अभी आपसे कहा था कि डिमांड और सप्लाई दोनों के आधार पर मार्केट चलेगी, और इकोनॉमी में यदि हम सप्लाई चेन को ठीक करना चाहते हैं तो सप्लाई चेन तभी तक ठीक नहीं होगी जब तक हम प्रोडक्शन ना बढ़ाएं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें व्यापारियों को बाज़ार में अधिक स्वतंत्रता देनी होगी। स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं है कि उसमें सरकार हस्तक्षेप ना करे, सरकार तार्किक हस्तक्षेप करे। और यहाँ जो चौथा शब्द बोला गया लॉ, इसका मतलब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यापारी को बिजनेस करने में दिक्कत ना हो, जिसे हम व्यापार सुगमता कहते हैं। आप सब लोग जानते होंगे वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। कुछ ऐसे कानून हैं, कठोर कानून, जिनकी वजह से व्यापारी को अपना निर्णय लेने में बहुत दिक्कत आती है, उसे प्रशासनिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। तो उस समस्या को हल करने के लिए यहाँ पर लॉ को चौथा संसाधन माना गया। अगर मैं और शब्द बदल के बोलूं तो दूसरे शब्दों में बात करें तो प्रधानमंत्री यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स या सुधारों की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में वो कानूनी सुधार जो व्यापार को और गति प्रदान कर सके, अर्थव्यवस्था में वो कानूनी सुधार जो इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिल्डअप करने में हेल्प करें। और अगर ऐसे सुधार किए जाएंगे तो ये जो तकनीक आधारित सिस्टम है, जिसको हम कह रहे थे टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, उस स्तंभ को हम और ज़्यादा बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो 4 यहाँ पर संसाधन कहे गए हैं, उनमें लैंड और लेबर तो दोनों हैं ही, लिक्विडिटी कैपिटल का ही हिस्सा है, और यहाँ पर जो लॉ बोला है ये रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। यदि आप विभिन्न प्रकार के कठोर कानूनों को थोड़ा सरल कर दो, अनावश्यक कानूनों को समाप्त कर दो, तो हम कहेंगे कि व्यापारी की रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, वो इनोवेशन पर फोकस कर पाएगा। अभी उसका फोकस रहता है कि प्रशासन से कैसे निपटा जाए, प्रशासनिक कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, विभिन्न प्रकार के उसको कठिनाइयाँ आती हैं अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में। तो उन अनावश्यक कानूनों को समाप्त करना, या कहें कि उन कानूनों को थोड़ा सरल करना, और अगर मैं शब्द यूज़ करूं टेक्निकली तो उदारीकरण को बढ़ावा देना। तो यहाँ जो लॉ शब्द लिखा गया है ये विभिन्न आर्थिक सुधारों की बात कर रहा है। और अगर हम पूरे आत्मनिर्भर भारत के विशेष आर्थिक पैकेज की बात करें तो उसमें कई प्रकार के सुधार किए गए। वित्त मंत्री ने इन सुधारों को बताने के क्रम में 5 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पाँचों दिन कौन कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसके बारे में हम डिटेल से नहीं जाएंगे, मैं जस्ट आपको नाम बता देता हूँ। पहले दिन उन्होंने MSME क्षेत्र यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज पर फोकस किया, और साथ में NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उससे संबंधित कुछ घोषणाएं करी। और आपको पता होगा कि MSME की परिभाषा बदल दी गई है, यद्यपि अभी भी उसमें कुछ परिभाषा में कमियां हैं, वो आगे बदलने की फिर से बात चल रही है। दूसरे दिन उन्होंने फोकस किया कि कैसे अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, क्रेडिट फ्लो कैसे बढ़ाया जाए। तीसरे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि क्षेत्र पर बल दिया, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, और आज हम उसी क्षेत्र की चर्चा करेंगे। उसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो UPSC के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि अन्य क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अन्य जो हिस्से हैं उस आर्थिक पैकेज के, उसको आप स्वयं भी समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स और कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें ज़्यादा हैं। चौथे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने बल दिया था कि कोर इंडस्ट्रीज़ को कैसे सुधारा जाए। कोर इंडस्ट्रीज अर्थव्यवस्था में 8 मुख्य उद्योगों को कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो उसमें कोर इंडस्ट्रीज़ की भूमिका, तो उसे आप अपना रेफरेंस बुक और नोट से पढ़ सकते हैं, वो आसान है। जैसे कोयला क्षेत्र में कुछ सुधारों की घोषणा की गई, निजी क्षेत्र को उसमें ज़्यादा छूट दी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा एंट्री कराने के मौके दिए जाएंगे, वो सब सुधार हैं वहाँ पर। और 5वें दिन मनरेगा में ज़्यादा धनराशि आवंटित करने की बात की गई, कंपनी अधिनियम में थोड़ा सा संशोधन किया गया। तो हम इन 5 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से, यानी पूरे आर्थिक पैकेज में से, हम तीसरे दिन यानी 15 मई 2020 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें जो आर्थिक सुधार नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि केवल ये पैकेज केवल तथ्यात्मक घोषणाएं नहीं थी, इसमें सुधारों पर बल दिया गया है अलग अलग क्षेत्र के। और यहाँ पर आपको मैंने बताया भी कि चौथा संसाधन जो लॉ कहा गया है, तो तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सुधार बताए गए, जो घोषणाएं की गई, आज हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और अगर व्यापक रूप से देखा जाए
तो वो सभी तीसरे दिन के सुधार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से संबंधित हैं। तो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। इस आत्मनिर्भर अभियान के कुछ उद्देश्य बताए। तो कौन कौन से आत्मनिर्भर अभियान के उद्देश्य हैं, एक बार संक्षेप में उन पर चर्चा कर लेते हैं। किन उद्देश्यों पर बल दिया जा रहा है? ये वो संसाधन हैं जिनके माध्यम से उन उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा। और मेरे ख्याल से अब आपको ये संसाधन क्लियर हो गए होंगे कि लिक्विडिटी कैपिटल का ही हिस्सा है। तो देख लेते हैं पहले वो उद्देश्य कौन कौन से हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा में बोला कि हम आत्मनिर्भर भारत अभियान क्यों शुरू कर रहे हैं, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, वर्तमान में ही क्यों शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो आप सब लोग जान रहे हैं कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण व्यापक स्तर पर डिमांड सप्लाई में गैप क्रिएट हो गया है। डिमांड बहुत घट गई है क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग घरों से बाहर नहीं आ सकते हैं, बाज़ार बंद है, और सप्लाई इसलिए घट गई है कि मैन्युफैक्चरिंग रुक गई है। लेबर को अपने अपने घर जाना था, वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए, तो सप्लाई भी बाधित हो गई है। तो आत्मनिर्भर भारत का पहला उद्देश्य है सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये सप्लाई चेन केवल घरेलू अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। पहले घरेलू अर्थव्यवस्था में सप्लाई चेन को जरूर दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन इसको व्यापक तरीके से लिया जाए तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन में भारतीय अर्थव्यवस्था की भूमिका को बढ़ाने से संबंधित है। तो सप्लाई चेन को सुधारने पर बल दिया जाएगा, ये इसका पहला उद्देश्य। दूसरे संबंध में बात करें कि कृषि क्षेत्र की स्थिति को सुधारेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्यों कहा? क्योंकि देखिए, कुछ भी समस्या आती है उसका जो परिणाम है वो कृषि क्षेत्र को जरूर भुगतना पड़ता है। प्राकृतिक समस्या हो तब तो कृषि क्षेत्र को झेलना ही पड़ता है, लेकिन अगर और भी कोई समस्या आ जाए तो उसमें भी कृषि क्षेत्र को परिणाम झेलने पड़ते हैं। किसानों के पास इनपुट्स बहुत सीमित होते हैं और उन सीमित इनपुट से ही उसको आउटपुट लाना होता है। और अगर आप देखेंगे तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र में इनपुट की तुलना में आउटपुट कम रहता है, या दूसरे शब्दों में बोलूँ तो ICOR का मान ज़्यादा होता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा रहता है। तो इसलिए कृषि क्षेत्र को हमेशा टारगेट रखना चाहिए। किसानों की इनकम सीमित है, इसीलिए इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि क्षेत्र को केंद्र में रखा गया। कर व्यवस्था को तार्किक करना इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन बनता है, यहाँ कर व्यवस्था बीच में कहाँ से आ गई? तो अभी हम जो पढ़ रहे थे कि 4 संसाधन, चौथे संसाधन में लॉ की बात हो रही थी, और मैं उसे कह रहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित है। यदि हम टैक्स सिस्टम को ठीक कर लें तो हम उत्पादक को और अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और जितना टैक्स सिस्टम अच्छा होगा उतना करदाता को राहत मिलेगी, उत्पादक के दृष्टिकोण से भी और उपभोक्ता के दृष्टिकोण से भी। तो इसीलिए यहाँ पर टैक्स सिस्टम से संबंधित भी कुछ घोषणाएं की गई थी। पहले ही दिन कुछ ये घोषणाएं हो गई थी। उत्तम आधारभूत संरचना बनाना, जैसा मैंने अभी बताया आपको, आधारभूत संरचना वो सहायक गतिविधि है जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को और तेज करेगी। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर करने की घोषणा की गई, उस उद्देश्य को रखा गया। मानव संसाधन सक्षम होना चाहिए, ये उद्देश्य बनाया गया। मानव संसाधन भारत में हम कहें कि श्रम तो पर्याप्त है, लेकिन वो उसके पास स्किल का अभाव है, कौशल का अभाव है। मानव पूंजी निर्माण हमें करना होगा, और मानव पूंजी निर्माण के लिए बेहतर स्किल प्रदान करने की आवश्यकता है। तो सरकार ने टारगेट रखा है कि हम सक्षम मानव संसाधन बनाएंगे। बिना मजबूत वित्तीय व्यवस्था के आप इकोनॉमी की ग्रोथ को तेज नहीं कर सकते हैं। ये कहा जाता है, और लगभग सभी अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं, कि फाइनेंशियल सिस्टम इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, यानी किसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है उसकी वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था ही एक ऐसा भाग है अर्थव्यवस्था का जो संसाधनों को लगातार गतिशील करता है, और गतिशील संसाधन ही फिर सप्लाई चेन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मजबूत वित्तीय व्यवस्था बनाने के बारे में, और इसके संबंध में पहले ही दिन वित्त मंत्री ने घोषणा भी की थी, 13 मई को घोषणा, जो NBFC से संबंधित थी। फिर दूसरे दिन भी क्रेडिट फ्लो के बारे में बात करी, और लास्ट उद्देश्य के बारे में बात करें तो निवेश में वृद्धि करना। निवेश में वृद्धि करना क्यों आवश्यक है? यदि हम निवेश ही नहीं बढ़ाएंगे तो फिर सप्लाई चेन ठीक नहीं होगी। आप कोशिश करें, ये सब आपस में कनेक्टेड है, इनको कनेक्ट करके ही पढ़ना है। तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी सप्लाई चेन ठीक होगी, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने से पहले हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा तब जब हमारे पास सेविंग होगी। तो वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से
जो भारत में बचत होती है उस सेविंग को हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे, उस इन्वेस्टमेंट से फिर प्रोडक्शन होगा और उस प्रोडक्शन से फिर सप्लाई चेन को और बेटर किया जा सकता है। तो अगर देखेंगे आप, ये सारी चीज़ आपस में कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन आता है कि यदि भारत में सेविंग सीमित है तो फिर उसका क्या किया जाए। तो यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को कनेक्ट भी किया था और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग स्वयं भी इस बात से सहमत होंगे कि मेक इन इंडिया के माध्यम से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। मेक इन इंडिया में विदेशी निवेश को आकर्षित करने की बात कही जाती है। यदि हम विदेशी निवेश ले आएंगे, विदेशी निवेश से घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन, घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रोडक्शन से एक तरफ हम घरेलू सप्लाई चेन को ठीक करेंगे, जो उसमें बाधाएं उनको दूर करेंगे, और दूसरी तरफ हम ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी भूमिका को और बढ़ा पाएंगे। तो इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य रखे गए हैं। अब ये उद्देश्य कितने पूरे होते हैं ये तो अब समय ही बताएगा। आज की चर्चा में हम लोग इसमें से कृषि क्षेत्र को फोकस करेंगे कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी घोषणाएं की गई। तो हम कृषि क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, कृषि क्षेत्र से संबंध में जो घोषणाएं की गई उनको समझने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कृषि क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। मैं संक्षेप में कृषि क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो आप लोग पहले उन पर ध्यान दें। फिर हम ये जान पाएंगे लास्ट में जब हम मूल्यांकन करेंगे इस पूरे आर्थिक पैकेज का, स्पेशली कृषि क्षेत्र के पैकेज का, तो हम मूल्यांकन ठीक से कर पाएंगे। समस्या पता हो तो हम ये जान सकते हैं कि उपाय ठीक किया है या नहीं, इसलिए समस्याओं को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखें जरा समस्याएं कौन कौन सी हैं कृषि क्षेत्र की। सबसे पहले तो समस्या है कि जोत का आकार भारत में छोटा है, जोत का आकार कम है और कृषि गणना के हिसाब से 85% लगभग 85% से ज़्यादा जोत लघु और सीमांत जोत के रूप में, यानी 2 हेक्टेयर से छोटी जोत हैं भारत में ज़्यादा, और सीमांत और लघु किसानों की संख्या इस कारण से फिर ज़्यादा हो जाती है। तो जोतों का आकार बहुत छोटा है, ये एक पहली समस्या हो गई। देखिए, मैं यहाँ पर प्राकृतिक समस्याओं की बात नहीं करूँगा कि मानसून की समस्या, मानसून सही समय पर नहीं आता, वो तो एक किसान को समस्या झेलनी ही पड़ती है, लेकिन कुछ कृत्रिम समस्याएं क्रिएट की गई हैं। अब जैसे जोतों का आकार छोटा हो गया तो उपविभाजन और विखंडन की प्रक्रिया के कारण उपविभाजन यानी सब डिवीज़न होता गया धीरे धीरे जोतों का उत्तराधिकार के कारण, और बाद में फिर विखंडन होता गया, जोतों की संख्या छोटी होती गई। तो ये एक पहली समस्या है। दूसरा, आजकल आप देख रहे होंगे कि कृषि क्षेत्र में कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनका भारत रिकॉर्ड प्रोडक्शन करता है। पिछले कुछ वर्षों में प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है और उसमें हरित क्रांति की भूमिका रही थी। लेकिन समस्या है कि प्रोडक्शन होने के बाद भी किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। तो किसान को फसल का उचित मूल्य ना मिलना, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि दूसरी एक बड़ी समस्या है। अब उचित मूल्य क्यों नहीं मिलता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। इसको हम अगर इकोनॉमी की भाषा में बात करें तो विपणन प्रणाली में कुछ दिक्कतें हैं, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की कुछ समस्याएं हैं। और वित्त मंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम कौन कौन से पैकेज की घोषणा कर रहे हैं कृषि क्षेत्र के लिए, तो उन्होंने भी इस बात पर सहमति दर्ज की कि भारत में लघु और सीमांत किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। तीसरी समस्या कि जब किसान फसलों का उत्पादन कर लेता है तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा कमी महसूस होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना से हमेशा जूझता रहता है। अब यहाँ पर मैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहा हूँ, जैसे फसलों की कटाई के लिए उसके पास आधुनिक उपकरण नहीं होते हैं, भंडारण करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, कोल्ड चेन का अभाव होता है, तो फल और सब्जियाँ जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो जल्दी नष्ट होने लगते हैं, इसलिए उसको फिर औने पौने दाम में उसे जा कर के जो नज़दीक की मंडी होती है या नज़दीक में जो व्यापारी होता है वहीं बेचना पड़ता है। तो फसलों की से संबंधित उसकी कटाई, उसका वर्गीकरण, भंडारण, उसको बेचने के लिए जो भी कुछ आधारभूत संरचना की आवश्यकता है उसका हमेशा से ही अभाव रहा है, और इस कारण से ही आप कह सकते हैं कि किसान को उसकी फसल का फिर उचित मूल्य नहीं मिल पाता। अगर हम कृषि क्षेत्र को व्यापक दृष्टिकोण से देखें, जब फसल किसानों के द्वारा बेच दी जाती है मंडियों में और उन मंडी के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पहुंच जाती है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी कुछ आधारभूत संरचना से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है। जैसे उसके पास कोल्ड चेन का अभाव है, कोल्ड स्टोरेज का अभाव है,
और कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज अगर नहीं होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसके द्वारा किए गए उत्पादन का जो उसका जीवन काल है वो बढ़ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे जीवन काल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैन्युफैक्चरिंग तो कर लेगा लेकिन वो उसकी लाइफ को नहीं बढ़ा पाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग करे वो उसी दिन उपभोक्ता को बेच दे। इसलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी महसूस होती है। आप कह सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए इंडस्ट्री में वो नहीं मिल पाता है। और मैं लास्ट जो कमी मानूंगा वो है संगठित बाज़ार की, कि बाज़ार अनऑर्गेनाइज्ड है। इस वजह से एक तरफ उपभोक्ता को खाद्य मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है और वहीं दूसरी ओर उत्पादक को फसल का मूल्य मिल नहीं पाता है। तो उत्पादक से लेकर और उपभोक्ता तक जो हम बार बार शब्द बोल रहे थे, अब सप्लाई चेन, वो अब शब्द भी थोड़ा सा समझ लेते हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक बल दिया। उत्पादक यानी किसान जब फसलों का उत्पादन करता है, यहाँ से लेकर और उपभोक्ता तक विभिन्न प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। जैसे उत्पादक फसलों की पहले कटाई करेगा, फिर उसका वर्गीकरण करेगा, भंडारण करेगा, परिवहन के माध्यम से उसे मंडी में ले जाएगा, मंडियों से फिर वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक पहुंचेगा, फिर उसे प्रोसेस किया जाएगा, बाज़ार में ले जाएंगे और लास्ट में वो उपभोक्ता तक। तो जितनी भी बीच में गतिविधियां हो रही हैं, इन सब को अगर हम एक साथ बोले एक शब्द में तो ये वर्ड होता है सप्लाई चेन। उत्पादक के खेत से, किसान के खेत से उपभोक्ता के खाने की मेज तक विभिन्न जो गतिविधियां हो रही हैं उनको कंप्लीटली हम एक शब्द में सप्लाई चेन या आपूर्ति श्रृंखला कह सकते हैं। और इस आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न स्थानों पर बाधाएं हैं, विभिन्न समस्याएं हैं। इसी वजह से उत्पादक कहता है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही और उपभोक्ता को मुद्रास्फीति से जूझना पड़ता है, मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है। स्पेशली मैं फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। अब इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे उपाय अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़े होंगे। अब हाल ही में सरकार ने कौन से उपायों की घोषणा की है, कौन से आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा कि किसान केवल कृषि क्षेत्र पर डिपेंड नहीं रहता है, वो साथ साथ पशुपालन से संबंधित गतिविधियाँ भी करता है ताकि उसकी आय विविध रूप से उसको प्राप्त हो, आय में विविधता हो, कि अगर एक सोर्स से इनकम जनरेट ना कर पाए तो उसको दूसरे सोर्स से इनकम कुछ मिल जाए ताकि वो अपनी आजीविका को चलाए रख सके। तो यहाँ पर पशुपालन भी इम्पॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका भी बढ़ती जा रही है और वो बढ़नी भी चाहिए। पशुपालन से संबंधित भी कुछ पैकेज की घोषणा यहाँ पर की गई है। किसानों को परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो किसानों की एक समस्या हमेशा से रही है और वो है पर्याप्त साख स्रोत का प्रावधान उसके पास नहीं होता है। यानी मैं अगर इसको सरल शब्दों में बोलूँ तो उसको साहूकार सेठ जी से असंगठित वित्तीय बाजार से उसे ऋण लेना पड़ता है। वहाँ ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है, ये सब आप जानते हैं। तो किसान के लिए साख स्रोत की कमी या साख का पर्याप्त प्रावधान संगठित बाजार से होना चाहिए, ये हमेशा से कृषि क्षेत्र की मांग रही है। अब इनमें से कौन से सुधार या कौन से पैकेज की घोषणा की गई है, हम उनको पढ़ लेंगे, उनको जान लेंगे। मेरा फोकस रहेगा कि मैं तथ्यों पर ज़्यादा बल नहीं दूंगा, तथ्यों को जस्ट मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये इतने रुपए, इतने करोड़ रुपए की घोषणा हुई है। क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो हमें कॉन्सेप्ट पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। और तथ्य वैसे भी आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, अगले दिन अखबारों में भी आ गया था और विभिन्न वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है। अब हम देखते हैं कि सरकार ने किस पैकेज की या किन सुधारों की बात करी। और मेरे ख्याल से अब आप समस्या सुन पाए हैं, सुधारों को सुनेंगे, सुधारों से संबंधित जो कॉन्सेप्ट उनको समझेंगे, तो लास्ट में मूल्यांकन करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। आप जान पाएंगे कि हाँ भाई एक समस्या हल हो गई लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं बची हुई हैं, क्या और बचा हुआ है, तो आप लोग अब उसका बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे और फिर हम बाद में क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सरकार ने किस पैकेज की घोषणा करी है। कृषि क्षेत्र का जो पैकेज बताया गया, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, इस पूरे पैकेज को, इसमें 11 उपाय वित्त मंत्री ने बताए हैं और 11 उपायों को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। 8 उपाय हैं जो कृषि क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं और जो 3 उपाय बताए गए हैं ये 3 सुधार हैं, प्रशासनिक सुधार।
और एक ऐसे सुधार जो कृषि क्षेत्र की समस्याओं को भविष्य में और कम करने में सहायक होंगे। यानी मैं शब्द बदलूं तो 8 तो ऐसे उपाय बताए हैं जो तुरंत प्रभाव से इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतों को दूर करेंगे, और 3 वो उपाय हैं जो कानूनी एवं प्रशासनिक सुधार हैं, यानी कानून में संशोधन किया जा रहा है। और जैसा अभी हमने चर्चा की थी कि उत्पादन के 4 संसाधनों में प्रधानमंत्री ने चौथा संसाधन लॉ को कहा था, और यानी ये जो 3 सुधार हैं ये ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस, कृषि व्यापार से संबंधित हैं। तो अब ये कैसे 3 सुधार क्या हैं उन पे बारे में बात करेंगे। पहले हम वो 11 उपाय देख लेते हैं। वित्त मंत्री ने जब इन 11 में से 8 उपायों की बात करी, पहले हम 8 उपाय देख लेते हैं। वित्त मंत्री ने जब इन 8 उपायों की बात करी तो उनका कहना था कि हमारे उपाय कृषि क्षेत्र, उससे संबद्ध क्षेत्र, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, सब पर फोकस्ड है। तो इस 8 में से कुछ ना कुछ पॉइंट हर क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। तो एक एक करके समझ लेते हैं जरा क्या है ये। पहला पॉइंट है किसानों के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा, कृषि अवसंरचना कोष। अब ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये कैसे काम करेगा जरा हम इसको समझ लेते हैं। हम एक एक करके समझते जाएंगे सभी उपायों को। देखिए, किसान जब कृषि कार्य करता है तो जब फसलों का उत्पादन हो गया, फसलों की कटाई हो गई, मैं मान लेता हूँ, कटाई के बाद अब वो फसल को यहाँ से मंडी तक लेके जाएगा और उसको कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है। जैसे फसल का वर्गीकरण करने के लिए उसके पास कोई तकनीक आधारित संसाधन नहीं होते हैं, वो अपने विवेक से उस फसल का वर्गीकरण करता है कि कौन कौन सी किस्म की फसल है। भंडारण सुविधाओं का उसके पास अभाव रहता है और उचित भंडारण ना हो पाने के कारण फसल का कुछ हिस्सा कहें कि खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है, तो फिर किसान को उस कम मूल्य से समझौता करना पड़ता है। नेक्स्ट, जब वो बाज़ार में इसको लेके जाएगा तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में परिवहन साधनों की कमी होती है और इसकी वजह से वो बड़ी मंडी तक, या कहें कि एक टेक्निकल वर्ड APMC, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। APMC आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो APMC तक नहीं पहुँच पाएगा और वो अपने नज़दीक की ही किसी मंडी में उस फसल को बेच देगा, जिससे बिचौलियों की संख्या फिर बढ़ने लगती है। तो यहाँ जो पहला प्रावधान 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की बात की जा रही है, ये फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। यानी फसल की जब कटाई हो रही है वहाँ से और उसको आगे APMC तक पहुँचाने के लिए जिस भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की प्रावधान की घोषणा की, एक फंड बनाया जाएगा और धीरे धीरे इस फंड को फिर किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अब किसानों तक कैसे पहुंचाएंगे इस बारे में अभी सरकार घोषणा करेगी कि किस नाबार्ड का प्रयोग करना या कैसे उसको लागू करना है, वो भविष्य में बताया जाएगा। तो 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जो कहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत आवश्यक है कृषि क्षेत्र के लिए स्पेशली। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप लोगों ने सुना ही हुआ और मैं मानता हूँ कि पढ़ा भी हुआ होगा, और उस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी माइक्रो सेक्टर की बात हो रही है, माइक्रो एंटरप्राइजेस की। अब देखिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इसकी परिभाषा हाल ही में बदली गई है और भविष्य में बदली जाएगी, तो मैं उस परिभाषा पे यहाँ पे बात नहीं करूँगा कि माइक्रो किसे कहेंगे, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है और साथ साथ उसके जीवन काल में वृद्धि की जाती है। तो अब तो जो नई परिभाषा आई है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए सेम परिभाषा कर दी गई है। तो यहाँ पर जो माइक्रो एंटरप्राइजेज होंगे जो कि फूड से रिलेटेड है, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जाएगा। अभी तक वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, अब उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, उसकी योजना बनाई जाएगी। और यहाँ पर सरकार का कहना है इससे किन एंटरप्राइजेज को फ़ायदा होगा, वे उद्यम जिनके पास FSSAI, ये नाम सुना होगा आपने, जिनके पास FSSAI के मानकों को पूरा करने की क्षमता नहीं थी, उन उद्यमों को इससे फ़ायदा होगा। वे उद्यम अब ना केवल
मानकों को पूरा कर पाएंगे बल्कि अपने ब्रांड को और मजबूत कर पाएंगे, उनके पास मार्केटिंग करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। इस दृष्टिकोण से सरकार ने यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है और इसमें महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उन पर ज़्यादा बल दिया जाएगा ताकि एक तरफ महिला सशक्तिकरण को भी और अधिक बढ़ावा दिया जा सके और साथ साथ सप्लाई चेन को और सुचारू रूप से चलाया जाए। मैं यहाँ पर एक शब्द आपको जोड़ना चाहूँगा। वित्त मंत्री ने बताया भी कि हम इसे जो लागू करेंगे तो इसे क्लस्टर बेस अप्रोच के माध्यम से लागू करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब ये क्लस्टर बेस अप्रोच क्या है? क्लस्टर बेस अप्रोच को अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखें तो हमें जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ना होता है यूपीएससी के सिलेबस में, जीएस पेपर 3 में, तो उसमें सरकार की एक योजना जरूर पढ़नी पड़ती है। उसका नाम है मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क, हाल ही में इस मेगा फूड पार्क को किसान संपदा योजना में शामिल कर लिया गया और ये मेगा फूड पार्क क्लस्टर बेस अप्रोच है कि कैसे ये योजना काम करती है। तो जो हम बात कर रहे थे अभी माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी जिससे उनकी जो ब्रांडिंग है और मजबूत हो, उनके द्वारा मानकों को पालन करने की उनकी क्षमता और बढ़े, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो और ये क्लस्टर बेस अप्रोच पर चलाया जाएगा। अब क्लस्टर बेस अप्रोच पर क्यों चलाया जा रहा है उसको समझते हैं। तो हम जरा देख लेते हैं कि क्लस्टर बेस अप्रोच होता क्या है। देखिए, ये मैंने एक मेगा फूड पार्क की एक स्लाइड बनाई है, इसके माध्यम से आप क्लस्टर बेस अप्रोच को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और इस स्लाइड को समझाने से पहले मैं एक शब्द बता देता हूँ। पहले क्लस्टर का मतलब क्या है। क्लस्टर का हिंदी मीनिंग निकालें तो झुंड। सामान्यतः ये देखा गया है कि कृषि क्षेत्र में किसान जब फसल की कटाई करता है वहाँ से और रिटेल मार्केट तक पहुँचने यानी उपभोक्ता तक पहुँचने में बिचौलियों की संख्या बढ़ जाती है। एक तरफ तो फसल की बर्बादी होती है, दूसरी तरफ उपभोक्ता कहता है कि मुझे मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है, और तीसरी तरफ उत्पादक को वस्तु का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। तो क्यों ना सबको एक ही स्थान पर ले आया जाए। झुंड यानी एक ही स्थान, एक ऐसा स्थान जहाँ रिटेलर भी हो, एक ऐसा स्थान जहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी हो और वहीं पर किसान वस्तुओं का उत्पादन भी करे। सबको एक ही स्थान पर ले आएंगे तो जो परिवहन लागत है, जो बिचौलियों की समस्या है, वो सब कम हो जाएगी और उससे किसान को भी लाभ होगा और उपभोक्ता को भी। तो उसी को लागू करने के लिए सरकार ने मेगा फूड पार्क योजना शुरू की थी, जिसे बाद में किसान संपदा योजना में शामिल कर लिया गया। और ये दिखाता है कि क्लस्टर किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने जो शब्द यूज़ किए हैं FPO, SHG, इन सब की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक संगठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये CC का मतलब कलेक्शन सेंटर, इसी तरह से प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर और सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। अब समझते हैं ज़रा ये है क्या। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मैं मान रहा हूँ और मेरे ख्याल से ये भविष्य में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम का रहेगा। देखें ज़रा कैसे काम करता। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बोल देते हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपनी विभिन्न मशीनों को एस्टेब्लिश करती है। यानी इस स्थान पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उन मशीनों को स्थापित करेगी जिनके माध्यम से वो कच्चे माल का प्रयोग करके उसे किसी नए उत्पाद में विनिर्मित कर सके। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एक तरह की। ये प्रोसेसिंग की जाएगी और चूंकि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो फिर कोल्ड स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज भी होते हैं। इस स्थान पर लेबोरेटरी भी होती है, अगर कुछ टेस्टिंग करनी है, कोई केमिकल कितनी मात्रा में डाला जाए उसकी टेस्टिंग करनी है, तो आप कहें कि ये उस इकाई का मेन प्रोसेसिंग सेंटर है। यहाँ पर वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर कहा जाता है। ये जो पूरा स्लाइड है ये सब कुछ एक ही स्थान पर है, तो उसको समझेंगे एक एक करके। पहले समझ लेते हैं। अब इस सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को प्रोसेसिंग करनी है तो कच्चा माल चाहिए और कच्चा माल नियमित रूप से मिलता रहे और उसकी जो क्वालिटी है वो भी सस्टेन करे। कच्चा माल के लिए सामान्यतः इनको दूर दूर से किसानों से खरीदना पड़ता था। अब क्या किया गया, मैं मान के चल रहा हूँ ये कोई किसान है, इंडिविजुअल फार्मर लिखा है, तो ये कोई किसान, इस किसान से कलेक्शन सेंटर के पास कच्चा माल पहुँच गया। कलेक्शन सेंटर यानी एक ऐसा सेंटर जो किसान से कच्चे माल का संग्रह कर लेता है। संग्रह करके ये उसे आगे भेज देगा प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर के पास। और यहाँ प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर का तात्पर्य है
कि ये उस कच्चे माल को उसकी साफ़ सफाई कर देंगे, उसमें कुछ अगर वर्गीकरण करना है तो वो कर देंगे, उसकी ग्रेडिंग यानी कहें प्राइमरी प्रोसेसिंग कर देंगे, और इस प्रकार से प्रोसेस करें कि अब उसको जाके मशीनों में डाल के और नए प्रोडक्ट को बनाया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर का काम। इंडिविजुअल फार्मर ने बेचा, ये दे दिया कलेक्शन सेंटर को। कलेक्शन सेंटर ने, अब देखें कि कई सारे किसान हो सकते हैं, तो कलेक्शन सेंटर को बेचा उन्होंने। कलेक्शन सेंटर ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचा दिया। उसके बाद ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में आ गया, यहाँ उसे प्रोसेस किया जाएगा, यानी तकनीक का प्रयोग करके मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। जब एक बार मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, टेस्टिंग हो गई, पैकिंग कर देंगे, अब उसे घरेलू अर्थव्यवस्था में सप्लाई के लिए भेज दिया जाएगा। यानी यहाँ पर होलसेलर और रिटेलर अवेलेबल रहेंगे और उस रिटेलर या होलसेलर के माध्यम से सप्लाई कर दी जाएगी और आगे वो फिर भविष्य में उपभोक्ता तक पहुँचेगा। और यदि बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो संभावना है कि वहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जा सके। अब आप सोचेंगे सर ये तो होता ही होगा पहले भी। नहीं, मेगा फूड पार्क स्कीम से पहले इस फार्मर और इस यूनिट के बीच में दूरी इतनी ज़्यादा होती थी कि फार्मर यहाँ तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचा ही नहीं पाता था, और अगर वो प्रोडक्ट पहुँचता था तो फार्मर ने उस वस्तु को बेचा है 5 रुपये किलो में और इस यूनिट तक वो पहुँचता था 30 रुपये किलो, और बीच में बिचौलियों की संख्या ज़्यादा होती थी। तो फार्मर हमेशा कहता था कि मुझे तो ठग लिया गया, मुझसे तो सस्ता खरीद लिया गया, और ये यूनिट हमेशा कहेगी कि मुझे तो महंगा कच्चा माल मिल रहा है, तो उसका नुकसान फिर उपभोक्ता को झेलना पड़ता था। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको कम करने के लिए शब्द यूज़ किया गया क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। तो मेरे ख्याल से अब आप क्लस्टर वर्ड को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। झुंड बना दिया गया और एक ही स्थान पर सब कुछ अवेलेबल है। मैंने यहाँ आपको इंडिविजुअल फार्मर के इस एग्जाम्पल से समझा दिया। यही चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। मैं मान के चल रहा हूँ कि धीरे धीरे इसकी महत्ता और बढ़ती जाएगी। एक कमेटी बनी थी, अशोक दलवाई कमेटी, डॉक्टर अशोक दलवाई कमेटी। उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि किसानों की आय को 2022 तक कैसे दोगुना किया जाए, जो कि भारत सरकार का वर्तमान में लक्ष्य है। उस आय को दोगुना करने के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए गए, लेकिन उनमें सबसे बड़ी समस्या है कि भाई जो सीमांत किसान हैं, जो लघु किसान हैं, उनकी आय कैसे बढ़ाएं। क्योंकि जो बड़े किसान हैं वो तो किसी ना किसी तरीके से उत्पादन करके अपने वस्तुओं को बड़ी बड़ी मंडियों तक भी पहुंचा लेते हैं, उनके पास संसाधन होते हैं। दिक्कत होती है लघु किसानों और सीमांत किसानों के सामने। इसीलिए उनका एक संगठन बना दिया जाए और उसे नाम दिया गया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। अशोक दलवाई समिति के अनुसार 1000 किसान, कम से कम 1000 किसान या 1000 हेक्टेयर भूमि, ऐसे किसानों का एक संगठन बनाएं। उस संगठन का नाम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो। अब ये संगठन इस कलेक्शन सेंटर को वस्तुएं दे देंगे, कच्चा माल वहाँ से प्रोसेसिंग सेंटर में आ जाएगा और उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुँच जाएगा। आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये इंडिविजुअल फार्मर भी तो दे सकता था, ये संगठन बनाने की ज़रूरत क्या है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, जब सीमांत और लघु किसान की बात आती है तो उनकी उत्पादन करने की क्षमता सीमित होती है। 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर भूमि पर आप समझ सकते हैं कितना उत्पादन होगा। और जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उनको चाहिए बल्क में प्रोडक्ट्स, लार्ज स्केल पर उनको क्वांटिटी खरीदनी होती है। कच्चा माल वो एक साथ खरीदेंगे, वो 2-5 क्विंटल करके नहीं खरीदेंगे। अगर कोई एक किसान से खरीदेंगे, अगर वो किसान बड़ा किसान है, उसके पास भूमि ज़्यादा है, तब तो वो किसी इंडिविजुअल फार्मर से खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन अगर किसान के पास भूमि ही कम है या उसके उत्पादन क्षमता सीमित है, तो फिर वो व्यक्ति, वो किसान अपने कच्चे माल को इन कंपनियों तक नहीं पहुंचा पाएगा, फिर उसे मजबूरन बिचौलियों को बेचना पड़ता है। अगर इनका एक संगठन बन जाए, यानी मैंने जैसा कहा कि 1000 हेक्टेयर भूमि है या 1000 किसान हैं और वो मिलकर के अगर उत्पादन करें, उनके संगठन के माध्यम से उस कुल उत्पादन को इस कलेक्शन सेंटर को बेचा जाए, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बल्क में कच्चा माल प्राप्त हो पाएगा। फिर ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट उस ऑर्गेनाइजेशन से खरीदने में इंटरेस्टेड रहेगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सीमांत और लघु किसानों को उनका जो हित है उसे सुरक्षित रखना इस फूड प्रोसेस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो ये संगठन है, इसको कौन बढ़ावा देता है या इसका देखरेख कौन करता है, इसके लिए यहाँ पर एक संस्था का नाम
इंगित करना बहुत ज़रूरी है और उसे नाम कहेंगे SFAC। SFAC या लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। तो ये SFAC क्या है, अब हम उसको समझ लेते हैं कि SFAC होता क्या या ये कैसे काम करता है। देखिए, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम या लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 यानी 1860 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत इस सोसाइटी को 1994 में रजिस्टर्ड किया गया था। 1994 में इसे रजिस्टर्ड किया। अब यहाँ पर ये बताना डिटेल से संभव नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, क्योंकि आप लोगों ने अगर क्लास करी हो या आप लोग अगर नोट्स वगैरह पढ़ते हो, रेफरेंस बुक पढ़ते होंगे, तो उसमें आपने जाना होगा कि किसी भी व्यवसाय को करने के लिए कोई व्यावसायिक संगठन बनाना पड़ता है। व्यावसायिक संगठन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल व्यवसाय, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, या फिर हो सकता है कि कंपनी बना लें, या हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, या हो सकता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इसी प्रकार से ये जो SFAC की बात हो रही है, ये SFAC एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। अब क्वेश्चन बनता है, ये ठीक है सोसाइटी है, लेकिन काम क्या है इसका। तो पहली बात तो ये कि इस जो पूरी ये संघ है, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, इस पूरे संघ को कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे सोसाइटी को चलाया जाता है। और इस पूरे संघ का मेन उद्देश्य है कि ये लघु किसान और सीमांत किसान, इन दोनों के हितों को सुरक्षित करे। इसके हित को सुरक्षित करना इस पूरे संघ का मुख्य उद्देश्य है। अब कैसे सुरक्षित होगा, तो ये संघ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में किसानों की सहायता करता है, प्रमोट करता है। इसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी कह देते हैं, क्योंकि कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन की एक एंटिटी हो जाएगी। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो, इन संगठन को बनाने में इस SFAC की मुख्य भूमिका होती है। यहाँ पे SFAC के जो अध्यक्ष हैं वो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जो होंगे, यूनियन मिनिस्टर, वो उसके अध्यक्ष के एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होते हैं। और कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के जो सचिव होंगे वो उसके एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। और पिछले कई समय से आप देख सकते हैं कि लघु और सीमांत किसानों को, इनसे संबंधित जो केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं को लागू करने में इस SFAC संगठन की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। तो मेरे ख्याल से आप इसको ज़रूर पढ़ें कि ये क्या है। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा बीच में आपको कि जिन जिन मुख्य बातों का मैं कॉन्सेप्ट्स का इस पूरे वीडियो में यूज़ करूँगा, उससे संबंधित जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दी गई है। यदि आप उसे PDF फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस लिंक से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आपको लगे कि सर ये मुझे और जानना है और थोड़ा PDF में मिल जाता तो ठीक रहता, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को देख करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। तो हम लोग ये जान गए कि SFAC क्या है। ये लघु और सीमांत किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बन सकता है। अब हम वापस आते हैं सरकार द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित जो बात कर रहे थे। दो घोषणाएं हमने समझ ली, ये दोनों। तीसरे पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। देखिए, आपने नीली क्रांति शब्द सुना भी होगा और मैं मानता हूँ कि पढ़ भी लिया होगा। और उसी संदर्भ में यहाँ पर सरकार ने इस साल बजट 2020-21 में इसकी घोषणा की थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इस पूरी योजना में 11,000 करोड़ रुपए अंतर्देशीय और सामुद्रिक मत्स्य पालन के लिए आवंटित किए गए हैं और 9,000 करोड़ रुपए इसमें से उस मत्स्य पालन के लिए मछुआरों से संबंधित जो उनको तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी कुछ सहायता चाहिए उसके लिए आवंटित किए गए हैं। जैसे उनको टेक्नोलॉजी की सहायता से वो ट्रेस करते हैं कि वो खुद किस स्थान पर हैं और कहाँ उनको मछली ज़्यादा प्राप्त करने की संभावना है। कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन की आवश्यकता पड़ती है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
और 11,000 करोड़ रुपए सामुद्रिक और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए आवंटित किए गए हैं। तो इस योजना को आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये सरकार की एक योजना है। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। जैसा आप लोगों को पता होगा, भारत में पशुपालन क्षेत्र में पशुओं की बीमारी एक हमेशा से समस्या रही है, और एक मुख्य बीमारी जो हम लोग क्लास में भी चर्चा करते रहते हैं, FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज़, और अगर आप इसको आम भाषा में बात करें तो खुरपका और मुंहपका। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं तो आपने ज़रूर इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा। तो या तो पशुओं के मुंह में कुछ बीमारी हो जाती है या उनके पैरों में कुछ समस्या हो जाती है। इससे धीरे धीरे उनकी एक तरफ तो प्रजनन क्षमता कम होती है, और दुधारू पशुओं की स्पेशली उनकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता वो प्रभावित होती है, और कुछ समय बाद उस पशु की मृत्यु हो जाती है। यानी दूसरे शब्दों में बोलूँ तो FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ के कारण न केवल पशुधन की संख्या घटने लगती है, बल्कि दुग्ध उत्पादन और अन्य जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उस उत्पाद की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। इसीलिए सरकार ने यहाँ पर टारगेट किया है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से पशुओं की इस बीमारी को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। 2030 तक पूर्णतः उसका उन्मूलन कर दिया जाएगा। ब्रुसेलोसिस भी एक समस्या है, बीमारी है, उसको भी यहाँ पर साथ में शामिल किया गया। और इस राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सरकार ने कहें कि एक धनराशि आवंटित कर दी गई है, और सरकार ने जो यहाँ पर धनराशि आवंटित की है उसके माध्यम से इस पूरे पशु रोग को समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष। ये जो बुनियादी ढांचा विकास कोष है ये 15,000 करोड़ रुपए का बनाया गया है। अब क्वेश्चन बनता है ये ढांचा क्या है। देखिए, सामान्यतः देखा गया है कि पशुपालन क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ भी अभाव है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ निजी क्षेत्र के बहुत अधिक निवेश के प्रमोट नहीं किया जाता, उसे प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो सरकार ने यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है। इसके माध्यम से सरकार निजी क्षेत्र के निवेश को प्रमोट करेगी। यानी निजी क्षेत्र को अगर उसको निवेश के लिए आकर्षित करना है तो कुछ राशि सरकार भी खर्च करेगी, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा डेयरी उद्योग में। डेयरी उद्योग में आपको पता होगा कि कोल्ड चेन की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता होती है। मत्स्य पालन में भी और डेयरी उद्योग में भी, दोनों में कोल्ड चेन की आवश्यकता होती है। यदि हम कोल्ड चेन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर निजी क्षेत्र को उपलब्ध करा दें, और उसके लिए 15,000 करोड़ जो आवंटित किए, यदि निजी क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा तो वो डेयरी उद्योग में निवेश करेगा, जिससे भारत में जो दुग्ध उत्पादन है और दुग्ध से बनने वाले उत्पाद हैं उनकी मात्रा और अधिक बढ़ाई जा सकती है। तो आप कह सकते हैं कि ये निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए फंड बनाया गया। और यहाँ जो था राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन वहाँ है, और यहाँ 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। एक और यहाँ पर पॉइंट है, 8 सुधारों में 8 जो उपाय बताए गए उनमें हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने की बात की गई। यद्यपि यहाँ पर फंड बहुत ज़्यादा नहीं है, 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। वित्त मंत्री ने कहा है कि लगभग 2.25 लाख यानी 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय खेती पहले से हर्बल खेती हो रही है। अब मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि औषधीय खेती क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप सब लोग सहमत हैं कि जिस प्रकार से भारत में संभावना है औषधियों के उत्पादन की, परंपरागत शास्त्रों में भी कहा गया है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, लेकिन उनके उत्पादन को ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिला, उनको प्रोत्साहन नहीं मिला। तो उसे अब सरकार प्रोत्साहित करेगी, और सरकार का यहाँ पर कहना है कि 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन किया जाएगा, और इस उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय तो बढ़ेगी ही, भारत में जो औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जो औषधियों की संभावना है, उनका सही दोहन करके हम ग्लोबल स्तर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, सप्लाई चेन को वहाँ पे दुरुस्त कर सकते हैं। और मैं एक लाइन अगर ऐसे जोड़ दूँ कि ग्लोबल स्तर पर हम इन औषधियों के माध्यम से ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं कि ये औषधि भारत में ही मिलती है, और ऐसी कई औषधियाँ भारत में हैं जो संभावना है जिनके दोहन करने की, ज़्यादा उन पर कभी बल नहीं दिया गया। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि गंगा बेसिन के दोनों किनारों में यानी दोनों ओर इसकी खेती की जाएगी, लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर। तो उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर को और एक नया आयाम मिलेगा। मधुमक्खी पालन के लिए यहाँ पर 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। फिर वही बात कि मधुमक्खी पालन के लिए भी
जो मधुमक्खी पालन केंद्र होते हैं वहाँ पर संग्रह की सही व्यवस्था नहीं होती है, उनको जो मधुमक्खी पालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सही उपलब्ध नहीं होता और उसके लिए फिर व्यक्ति जो है डिमोटिवेट हो जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो उसको सरकार की ओर से कुछ सहायता मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इस दिशा में संभावनाएं तो बहुत हैं, यद्यपि बहुत ज़्यादा उपाय कभी किए नहीं गए। देखने में राशि छोटी ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बार शुरुआत होगी तो भविष्य में भी संभावनाएं बन सकती हैं। और हम लास्ट में बात करते हैं, जो 8वां उपाय है उसे बोला गया टॉप टू टोटल। अब ये टॉप टू टोटल क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए TOP ये टॉप और बॉटम वाला टॉप नहीं है, ये है टमाटो, ऑनियन और पोटैटो, यानी टमाटर, आलू और प्याज। इन 3 वस्तुओं से रिलेटेड सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया था बजट 2018-19 में, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन। इस ऑपरेशन ग्रीन के तहत टमाटर, प्याज और आलू इन तीनों के एक तरफ उत्पादन को बढ़ावा देना था, और दूसरा यदि इनके स्टोरेज की कोई समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करना था, ताकि इन तीनों वस्तुओं की सप्लाई चेन को और सुधारा जा सके। क्योंकि आप देखेंगे, अगर अखबारें पढ़ते हो आप लोग, तो आपने जब भी सुना हो वर्ड खाद्य मुद्रास्फीति या फूड इन्फ्लेशन, तो सामान्यतः फूड इन्फ्लेशन में इन तीनों पदार्थों का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, तीनों वस्तुओं का जिक्र होता है कि टमाटर महंगे हो गए, आलू महंगे हो गए या प्याज महंगे हो गए। तो सरकार ने इस खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इन तीनों वस्तुओं की सप्लाई हमेशा बनी रहे, उत्पादन को बढ़ावा मिलता रहे, भंडारण व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए एक प्रोग्राम, एक ऑपरेशन शुरू किया था, नाम रखा था ऑपरेशन ग्रीन, बजट 2018-19 में। और उसके लिए यहाँ पर आवंटित किए गए थे उस वर्ष 500 करोड़ रुपए। लेकिन अब सरकार को ऐसा लगता है कि खाली इन 3 वस्तुओं पर ही फोकस क्यों किया जाए। 2 चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं, एक है फल और दूसरा सब्जियाँ। फल और सब्जी, तो इन फल और सब्जियों को भी यहाँ पर जोड़ देना चाहिए। फल और सब्जी को यहाँ पर जोड़ने के लिए सरकार ने जो वर्तमान में अभियान चलाया है, उसमें ऑपरेशन ग्रीन के तहत अब टॉप से टोटल वर्ड बोल दिया गया, यानी अभी सभी प्रकार की फल और सब्जियां इसमें शामिल होंगी। अब तक तो केवल 3 ही वस्तुएं थी खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, अब टोटल वर्ड बोला गया है, यानी सभी फल और सब्जी शामिल होंगी। अब क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों किया, तो इसका बड़ा सिंपल सा कारण है, फल और सब्जियां पेरिशेबल गुड्स है, उनकी लाइफ बहुत कम होती है, जीवन काल कम होने के कारण वो नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होने का मतलब है कि फिर सप्लाई चेन बाधित होने लगती है। उत्पादक ने उत्पादन तो किया, लेकिन वो उपभोक्ता तक पहुंच नहीं पाया, सप्लाई चेन बाधित होगी, फिर मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है। तो सरकार ने जो 500 करोड़ का फंड था, अब उस 500 करोड़ के फंड को गवर्नमेंट का कहना है कि अब तक तो ये केवल टॉप तक लागू था, यानी टमाटर, प्याज और आलू पर, अब ये टोटल पर लागू होगा, यानी सभी फल और सब्जियां इसमें शामिल कर दी जाएंगी, ताकि खाद्य मुद्रास्फीति से संबंधित समस्या ना हो और सप्लाई चेन से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार हमने ये जाने कि कृषि क्षेत्र के जो 11 उपायों की घोषणा की गई है आर्थिक पैकेज में, उनमें से 8 उपाय जो मेनली आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ भी मछुआरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इधर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए, फिर यहाँ भी बुनियादी ढांचा, तो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया। अब समझना है कि 3 कौन से कानूनी और प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। उन 3 सुधारों के बारे में हम बात करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअल दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, तो उनको देखते हैं हम लोग। ध्यान दें इस पर। ये 3 वो सुधार है जिसे कृषि क्षेत्र में शासन और प्रशासन संबंधी सुधार कहा गया। तो पहला सुधार है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन। दूसरे को कहा गया कृषि विपणन सुधार, और तीसरा कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन दिया गया है। अब ये तीनों को एक एक करके हम समझ लेते हैं, और मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम है क्या। तो मेरा भी यही मानना है कि पहले इस अधिनियम में जो मुख्य इसकी बातें हैं वो समझते हैं, फिर हम देखेंगे इस अधिनियम में दिक्कत क्या थी, कमी क्या थी, और फिर हम देखेंगे सरकार ने क्या संशोधन करने की बात करी है। और मुझे लगता है तभी हम जान पाएंगे कि संशोधन ठीक हुआ या अभी और कुछ संशोधन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आवश्यक वस्तु अधिनियम को समझ लेते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम है क्या। इंग्लिश में इसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहा गया है, और ये आवश्यक वस्तु अधिनियम
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का यह अधिनियम है। ये अधिनियम सरकार को आवश्यक वस्तुओं, जैसा कि नाम में ही लिखा है आवश्यक वस्तु, सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, उनकी आपूर्ति और उनके वितरण संबंधी कुछ नियम बनाने का अधिकार देता है। यानी सरकार आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को, उनकी आपूर्ति को और उनके वितरण को नियंत्रित कर सकती है। इसका अधिकार सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा मिलता है। ये अधिनियम केंद्र सरकार का बनाया हुआ और इस अधिनियम को फिर राज्य सरकारें लागू करती हैं और इसी अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकारें डीलर को जो लाइसेंस देती हैं या किसी वस्तु के स्टॉक की लिमिट का निर्धारण करती हैं, तो राज्य सरकारें इसी अधिनियम के द्वारा वस्तु के स्टॉक की लिमिट का निर्धारण भी करती हैं। फिर राज्य सरकार का जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, उसको ये अधिकार मिल जाता है, वो किसी वस्तु के स्टॉक की लिमिट के आधार पर अतिरिक्त स्टॉक को वो जब्त कर सकता है। वो चाहे तो उस व्यापारी का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है और वो जो आपूर्ति विभाग है, उस आपूर्ति विभाग के द्वारा उस वस्तुओं के मूल्य निर्धारण पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब शक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा जो लागू की जाती हैं, केंद्र सरकार के इस अधिनियम से राज्य सरकार इसका प्रयोग करती है। अब क्वेश्चन बनता है कि इसमें कमी क्या थी या कहें कि इसमें आलोचना क्या थी। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आवश्यक वस्तु जो आपने बोला, ये आवश्यक वस्तु किसे कह रहे हैं? कौन सी वस्तुएं आवश्यक वस्तुएं, एसेंशियल गुड्स या एसेंशियल कमोडिटीज़ कौन सी हैं? और आजकल कोविड-19 के इस दौर में आपने आवश्यक वस्तु, एसेंशियल आइटम बहुत वर्ड सुना होगा। तो एक बार ज़रा जान लेते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुएं कहा गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात रिकमेंड करना चाहूँगा कि यदि आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, आर्थिक समीक्षा। और इकोनॉमिक सर्वे वर्ष 2019-20 का जो इस समय अवेलेबल है, उस 19-20 के इकोनॉमिक सर्वे में 2 वॉल्यूम में सर्वे है, तो वॉल्यूम 1 और उस वॉल्यूम 1 का चैप्टर 4 यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक से भी वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं और आप स्वयं अगर आपके पास घर पे हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए यदि आप यूपीएससी के अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। मैं उस इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित क्रक्स और जो सरकार ने बात करी, उस दोनों बातों को मिक्स करके मैं खुद यहाँ पर समझा रहा हूँ, लेकिन अगर उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका जो ज्ञान है और विस्तृत हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे के बिना मुझे लगता है यूपीएससी की तैयारी अधूरी रहती है, तो आप लोग उसे देखें ज़रूर एक बार। हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट कौन कौन सी है। तो ये कुछ आवश्यक वस्तुओं में शामिल वस्तुएं हैं। पेट्रोलियम और उसके उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल। तो आपने देखा आजकल कोविड-19 के समय पेट्रोल पंप बंद नहीं किए गए, उनका एक समय भर ही निर्धारित कर दिया गया हो। अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग प्रारूप रहा होगा, लेकिन पेट्रोलियम वस्तुएं आवश्यक वस्तु का हिस्सा है। खाद्य सामग्री, और खाद्य सामग्री में हम देखेंगे कि खाद्य तेल, बीज, वनस्पति, दलहन, ये सब आवश्यक वस्तुओं की एक लिस्ट है। चीनी, धान की फसल, कच्चा जूट या जूट टेक्सटाइल, फिर दवाएं, मेडिसिन्स। और आपको पता हो तो आवश्यक दवाओं की जो कीमतें हैं वो DPCO द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगी, तो वहाँ से एक बार ज़रूर पढ़ लें। फर्टिलाइज़र या उर्वरक नियंत्रण आदेश जो लागू किया हुआ है भारत में, वो उर्वरक नियंत्रण आदेश इसी आवश्यक वस्तु अधिनियम का ही हिस्सा है, उसी के तहत ही आदेश जारी किया जाता है। ऐसे ही गन्ना मूल्य नियंत्रण आदेश भी जारी किया जाता है। फिर उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ भी है कि प्याज और आलू, तो प्याज और आलू आवश्यक वस्तुओं में माना जाता है। खाद्य फसल, फल और सब्जी, पशुओं का चारा, जूट के बीज, कॉटन के बीज, तो ये आवश्यक वस्तुओं की एक लिस्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। अब क्वेश्चन बनता है कि इन आवश्यक वस्तुओं की सूची में क्या संशोधन करना चाहिए या आवश्यक वस्तु अधिनियम में दिक्कत क्या थी। तो हम जरा आवश्यक वस्तु अधिनियम की दिक्कत समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्लाइड बनाई है और ये इकोनॉमिक सर्वे की ही स्लाइड है, मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको बोलूँगा तो मुझे लगता है कि वो नाइंसाफ़ी होगी। इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको सोर्स बताया है, बस उसमें कुछ कलर अलग था, मैंने इसको एक दूसरे कलर में प्रदर्शित किया है, क्योंकि यहाँ पर लाइट के कारण उस कलर को
रिफ्लेक्ट करता हुआ आपको आंखों में, तो मैंने जस्ट कलर चेंज की है। ये स्लाइड एज इट इज़ इकोनॉमिक सर्वे से ली गई है। तो आप अगर इसको और विस्तार से समझना चाहते हैं तो एक बार सर्वे ज़रूर पढ़ें। इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखें ज़रा, इकोनॉमिक जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसकी वजह से क्या दिक्कत होती है। तो कृषि बाजार संकुचित हो जाता है। ये इसकी जो हेडिंग लिखी हुई है कि कृषि बाजार संकुचित हो जाता है, किसकी वजह से? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कारण। देखें क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो दिक्कत आती है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वैल्यू ऐड होता है, वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन होता है, उसमें दिक्कत है। मान लेते हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसमें प्रावधान होता है कि आप स्टॉक कितना कर सकते हैं। स्टॉक की लिमिट निर्धारित कर दी जाती है व्यापारी के लिए। और व्यापारी स्टॉक क्यों करता है ये आप समझ रहे होंगे कि जब कृषि क्षेत्र में जब फसल का सीजन आता है तब तो फसल की उपलब्धता आसानी से रहती है, बाजार में सप्लाई पर्याप्त होती है। लेकिन व्यापारी उस फसल का या उस वस्तु का स्टॉक करता है कि वो जब ऑफ सीजन हो जाएगा, जब उस फसल का उत्पादन नहीं होता, तो उस समय भी फसल की या उस वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, इसलिए वो एक स्टॉक कर लेता है उस वस्तु का। परंतु एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 उस वस्तु के स्टॉक की लिमिट का निर्धारण करता है। अब यहाँ पर ये देखा गया है कि उस वस्तु के स्टॉक की अगर हम लिमिट बहुत कम रख दें, राज्य सरकार यद्यपि निर्धारित करेगी, यदि लिमिट कम रखें तो सबसे पहला तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट प्रभावित होगा। प्रोड्यूसर का अगर प्रॉफिट कम होने लग गया तो वो भविष्य में ज़्यादा उस सेक्टर पर ध्यान ही नहीं देगा। वो कहेगा इस फसल को या इस वस्तु का स्टॉक नहीं करते, इसमें कोई खास लाभ नहीं होता। और अगर खास लाभ ना हो ये सोच वो अपने मन में ले आएगा तो वो उस वस्तु का स्टॉक ही नहीं करेगा। अर्थात दूसरे शब्दों में बोलूँ तो यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, लिखा है रेड्यूस्ड इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन स्टोरेज। अब वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, निवेश प्रभावित हो जाएगा, निवेश घटने लग जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। फिर से सुने, अगर हमने उसको स्टॉक की एक बहुत कम लिमिट बता दी तो स्टॉक कम होने के कारण उसका प्रभाव उसके लाभ पर पड़ेगा। चूँकि वो व्यापारी है, लाभ के लिए काम करता है, उसको लगा इस वस्तु में लाभ नहीं है, कुछ दूसरी वस्तु का स्टॉक करें जो आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में शामिल ना हो, तो फिर वो इसमें निवेश कम करेगा, इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो गया। और यदि इन्वेस्टमेंट प्रभावित हुआ तो वैल्यू चेन, यानी कि ये जो वैल्यू एडिशन की चेन है वो चेन टूटने लग जाएगी। चेन टूटने का मतलब है सप्लाई चेन बाधित होने लग जाएगी। और सप्लाई चेन बाधित होने का फिर से वही बात करेंगे कि उपभोक्ता को खाद्य मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर चौथी जो समस्या उत्पन्न होती है कि जो कमोडिटी की हमारी मार्केट है, जो वस्तु बाजार है, स्पेशली कृषि वस्तुओं की बात कर रहे हैं, उस वस्तु बाजार का विकास प्रभावित होने लगता है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ें तो वहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया, चार्ट के माध्यम से और एक्सप्लेन किया हुआ है। उतना यहाँ पर चार्ट यूज़ करना संभव नहीं है, तो आप सर्वे को पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ भी आ जाएगा कि चार्ट्स में ये बताया गया है कि जब जब प्याज की, स्पेशली प्याज के एग्जांपल से वहाँ बताया है, दवाइयों के एग्जांपल से बताया हुआ है कि जब जब प्याज की स्टॉक लिमिट लगाई गई है, उस स्टॉक लिमिट लगाने का उद्देश्य क्या होता है, पहले आप ये भी समझें। सरकार का उद्देश्य होता है कि व्यापारी ज़्यादा स्टॉक ना करे, बाज़ार में लगातार आपूर्ति आती रहे, और बाज़ार में आपूर्ति में आती रहेगी तो मुद्रास्फीति का सामना उपभोक्ता को नहीं करना पड़े। लेकिन खुद वित्त मंत्रालय जो कि इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित करता है, उसने ग्राफ के माध्यम से ये माना है कि जब जब हमने स्टॉक लिमिट लगाई है, स्टॉक लिमिट के कारण बाज़ार में कीमतों में और विकृति उत्पन्न हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट सरकार का बाज़ार में अत्यधिक हस्तक्षेप है, और ये हस्तक्षेप बाज़ार में कीमतों को कम करने की बजाय कभी कभी और अधिक बढ़ा देता है। अर्थात सभी वस्तुओं पर ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो लिस्ट थी उन पर लागू करना वो सही नहीं है, और हाल ही में सरकार ने इस संदर्भ में जो संशोधन किया है। अब हम बात करते हैं सुधारों की। तो जो मैं सुधार आपको बता रहा था, सरकार ने यहाँ पर बोला है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं, और उस संशोधन में बताया है कि कुछ वस्तुओं को इस लिस्ट से हटा दिया गया है, जैसे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज, आलू। इनको आवश्यक वस्तु अधिनियम की जो लिस्ट है, आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट है, अब इनसे हटा दिया जाएगा। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये कि अगर इस आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में
ये जो मैंने अभी लिस्ट बोली अगर ये नहीं रहेंगी तो उनका जो स्टॉक लिमिट है वो स्टॉक लिमिट वाली प्रावधान अब उन पर लागू नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में व्यापारी वहाँ स्टॉक कर पाएगा। अब आपके मन में आएगा कि सर अगर वो स्टॉक करेगा तो फिर तो वो और समस्या हो जाएगी, फिर सप्लाई प्रभावित होगी। इसको दूसरे एंगल से देखिए। सरकार का तर्क है अगर हम बाज़ार को हस्तक्षेप उसमें कम करें, इकोनॉमिक सर्वे की इस बार की पूरी थीम भी इसी पर है कि बाज़ार में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। अगर हम बाज़ार को फ्रीडम देंगे, वो स्टॉक कर पाएगा, तो जब ऑफ सीजन का समय है तो बाज़ार में पर्याप्त मात्रा में उस वस्तु की सप्लाई रहेगी उपलब्ध। व्यापारी ने उतना स्टॉक किया है और अगर हम उसको स्टॉक की लिमिट लगा देंगे तो हो सकता है वो बाज़ार में भविष्य में सप्लाई चेन को प्रभावित करे। तो विभिन्न कहें कि गणनाओं के माध्यम से इस रिजल्ट पर पहुंचा गया कि सप्लाई चेन को अगर हम ठीक से रखना चाहते हैं, उसको प्रबंधन उसका उचित रखना चाहते हैं, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से कुछ वस्तुओं को हटा देना चाहिए और यहाँ पर उस संशोधन को किया जा रहा है। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस जो स्टॉक लिमिट रखी गई थी, जो अब हम हटा रहे हैं, दलहन को हटाया या तिलहन को हटाया जा रहा है, आलू प्याज इसको इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ये जो संशोधन है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर भी लागू होगा। मतलब देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी तो कच्चा माल स्टॉक करना पड़ता होगा। उसको ऐसा तो है नहीं कि केवल इसी सीजन में वस्तुओं का उत्पादन करना है। अगर उसको कच्चा माल स्टॉक करना है और स्टॉक की आपने लिमिट लगा दी तो फिर वो ज़्यादा स्टॉक नहीं कर पाएगा। दूसरे शब्दों में बोले तो वो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भविष्य में नहीं कर पाएगा, तो उसका भी उत्पादन बाधित होता है, वैल्यू एडिशन प्रभावित होगा। तो अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन को और बढ़ावा देना चाहते हैं, कच्चे माल का अधिक कहें कि दोहन करना चाहते हैं, तो हमें उस स्टॉक लिमिट को हटाना होगा। यद्यपि सभी वस्तुओं पर वो स्टॉक लिमिट नहीं हटनी चाहिए, तो कुछ वस्तुओं से स्टॉक लिमिट को अब हटा दिया जाएगा। उस संदर्भ में सरकार अध्यादेश के माध्यम से या संसद के द्वारा कानून में संशोधन कर देगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के बाद ये समस्या हल हो जाएगी कि स्टॉक लिमिट की अब बाद में प्रावधान हट जाएगा। किन वस्तुओं से हटा तो मैंने अभी आपको नाम बताया। अब हम बात करते हैं दूसरे हिस्से पर, कृषि विपणन संबंधी सुधार। कृषि विपणन संबंधी सुधार क्या है, तो पहले उनको देख लेते हैं। और मुझे लगता है कि सुधारों को जानने से पहले छोटी सी कृषि विपणन की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, कृषि विपणन का तात्पर्य है कि किसान द्वारा जब फसल की कटाई की जाती है वहाँ से और फसल की प्रथम बिक्री तक जो क्रियाएं होती है उनको कृषि विपणन कहा जाता है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि कृषक जब फसल की कटाई करेगा तो कटाई के बाद उसको वो मंडी तक लेके जाएगा फसल की बिक्री के लिए। प्रथम बिक्री जब होगी तो उसके लिए उस फसल का वर्गीकरण करना होगा, ग्रेडिंग कर रहा है, फिर उसे हो सकता है कुछ समय के लिए भंडारण करके रखना पड़े, फिर परिवहन साधनों के माध्यम से वो उसे मंडी में लेके जाएगा और वहाँ उस फसल को बेच देगा इस मंडी में। तो ये जो प्रक्रिया पूरी हो रही है इसको हम कृषि विपणन कह रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और आपको पता होगा ये यूपीएससी के सिलेबस में भी लिखा हुआ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसके बारे में एपीएमसी अधिनियम वगैरह पढ़ना होता है। अब यहाँ दिक्कतें हैं कुछ। कृषि विपणन में समस्या, भंडारण की सुविधाओं का तो अभाव है, वर्गीकरण के लिए पर्याप्त आधुनिक उपकरण नहीं होते हैं किसान के पास, परिवहन साधनों की दिक्कत है, और एपीएमसी की जो लोकेशन है वो किसान के खेत से बहुत ज़्यादा दूर है और इस दूरी के कारण वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। इससे किसान को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। सरकार ने जो अभी हाल ही में कृषि विपणन सुधार की आर्थिक पैकेज में बात करी है, इसका तात्पर्य है कि अब हम किसान को बाधा रहित व्यापार का मौका देंगे। एक ऐसा व्यापार जिसमें किसान अपनी वस्तुओं को, उत्पाद को कहीं भी जाके वो बेच सके। ऐसा नहीं है वो केवल एक ही स्थान पर बेचे, उसको हम पूरे वर्ष, पूरे भारत में बेचने का मौका देंगे। और आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, ई ट्रेडिंग। किसान को फसल की ई ट्रेडिंग का मौका दिया जाएगा। और ये कैसे लागू होगा, तो यहाँ पर एक ये बात इंगित करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से जो ऑर्गेनाइज्ड एपीएमसीज हैं उनको जोड़ा जा रहा है। उसके माध्यम से किसान को ई ट्रेडिंग के द्वारा वो अपने ही राज्य में, अपने ही स्थान पर बैठे बैठे अपनी फसल को पूरे भारत में किसी भी एपीएमसी में बेच पाएगा। तो हम कहेंगे
कि किसान ही एकमात्र ऐसा उत्पादक होता है जिसके लिए एक उचित मूल्य ना मिलने की समस्या रहती है। देखिए, कोई भी उत्पादक अपनी वस्तु को किसे बेचना चाहता है वो उत्पादक निर्धारित करता है, लेकिन भारत में कृषि क्षेत्र में ऐसा नहीं है। कृषि क्षेत्र में किसान को अपनी फसल को, ये अनिवार्य रूप से प्रावधान किया गया एपीएमसी अधिनियम में कि किसान अपनी फसल को एपीएमसी में ही बेचेगा, अनिवार्य है। यानी वो चाहे तो डायरेक्ट अगर वो किसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बेचना चाहे, कंज्यूमर को बेचना चाहे, तो वो अलाउड नहीं है। अनिवार्य प्रावधान यहाँ पे किए गए जो कि गलत है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने वर्ड यूज़ किया बाधा रहित व्यापार। प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा देने के लिए, या कहें कि पूरे देश में कहीं भी वो अपनी फसल को बेच पाए, इसके लिए NAM या नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसको प्रमोट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये किसान को उचित मूल्य दिलाने के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अब वो भविष्य में देखना होगा कि इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि ई ट्रेडिंग लागू हो रही है या नाम को और प्रमोट किया जाएगा तो ये अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। और यहाँ पर सरकार ने कहा है कि हम एक केंद्रीय कानून लेके आएंगे, क्योंकि यदि आप अगर पढ़ा हुआ हो आपने, तो एपीएमसी अधिनियम राज्यों को इसमें संशोधन करना होगा, परंतु राज्य स्तर पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तत्परता इसमें दिखाई नहीं गई है। इसीलिए राज्यों को अगर संशोधन राज्यों द्वारा ठीक से नहीं किया जा रहा है तो केंद्र सरकार का कहना है कि हम एक कानून लेके आएंगे और उस कानून के माध्यम से इस बाधा रहित व्यापार की समस्या को हल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। जो तीसरा उपाय यहाँ पे कहा गया, तीसरा सुधार, तो सरकार का कहना है कि कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन, ये यहाँ पर इसका नाम रखा गया। समझते हैं ज़रा ये क्या चीज़ है। देखिए, आप लोगों ने हमेशा ऐसा सुना और पढ़ा होगा और देखा भी होगा व्यावहारिक रूप से कि कृषि क्षेत्र में किसान जब अपनी फसल का बिक्री करता है उस फसल की, तो उसको बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग या मोल भाव करने के उसके पास अवसर नहीं रहते। दूसरे शब्दों में, यदि उसके पास मोल भाव के अवसर कम होंगे तो फिर फसल का उसे कम मूल्य ही मिलता है। अब मोल भाव करने के अवसर क्यों नहीं है? क्योंकि किसान के पास संसाधन सीमित हैं, उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे नॉलेज भी नहीं है। तो यहाँ पर सरकार का कहना है हम एक कानूनी प्रारूप बनाएंगे, एक लीगल फॉर्मेट बनाएंगे, जिसके माध्यम से किसान यानी कृषि क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या किसी बड़ी कंपनी से उस अपनी फसल को लेकर के उचित मोल भाव कर पाएगा, और ऐसी उस कानूनी प्रारूप में व्यवस्था की जाएगी कि किसान का शोषण ना हो सके। अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मिलता जुलता है। अगर किसान ने किसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसमें किसान को नुकसान ना हो, कुछ ऐसा एक कानूनी प्रारूप तैयार किया जाएगा। यद्यपि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पहले से ही केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है, परंतु अब केंद्र सरकार का कहना है कि और पारदर्शिता बढ़े, उसे निर्यातक से या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से किसी शोषण का सामना किसान को ना करना पड़े, तो इसके लिए कानूनी प्रारूप तैयार किया जाएगा। तो मुझे लगता है अगर ये कानूनी प्रारूप तैयार होता है तो फिर से किसान को और थोड़ा बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है। परंतु अब ये कब और कैसे तैयार होगा, उसमें कौन कौन से प्रावधान होंगे, उसे देखना होगा। तो हमने जब बात करी आज कृषि क्षेत्र से संबंधित 11 उपायों की, जिन्हें आर्थिक पैकेज का हिस्सा माना गया, जिनमें से 3 सुधार थे और बाकी 8 इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित घोषणाएं। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरे सुधार किए गए, एक बार इनके मूल्यांकन कर लेते हैं कि क्या लगता है ये सुधार कितने कारगर होंगे, और उस मूल्यांकन के बाद फिर हम एक छोटा सा इसी में मिलता जुलता एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, वो भी इसी से रिलेटेड है। पहले हम इसका एक मूल्यांकन कर लेते हैं। देखिए, जो 2 हिस्सों में उपाय बताए गए, 8 उपाय इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनका क्रियान्वयन कितना तेज़ी से और कब किया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी क्रियान्वयन संबंधी बहुत सारी बाधाएं, और बाधाएं क्यों हैं कि राज्य सरकार का इसमें सहयोग बहुत आवश्यक है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में यदि बेहतर सामंजस्य हो तो आप कह सकते हो कि सरकार ने जो घोषणा की है आर्थिक पैकेज में, इनका लाभ
किसानों तक पहुंच पाएगा। लेकिन ये हमेशा एक प्रश्न चिन्ह रहता है, क्योंकि राजनीतिक मतभेद होते हैं, उस वजह से क्रियान्वयन एक प्रमुख चुनौती रहेगी। दूसरी बात, सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात करी है, उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में फंड घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन वो फंड का वितरण कैसे किया जाएगा वो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कहेंगे कि देखने की बात होगी कि फंड का किस प्रकार से वितरण हो रहा है ताकि क्रियान्वयन उचित हो सके। तो मेरे ख्याल से 8 जो उपाय हैं उनमें क्रियान्वयन और राज्य सरकार से तालमेल, 2 एक बिंदु हैं जिन पर हमें भविष्य में नज़र रखनी होगी। 3 जो सुधार किए गए हैं, इन 3 सुधारों को मैं मान के चल रहा हूँ कि पहला और दूसरा सुधार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की बात पहले से ही इकोनॉमिक सर्वे में कही गई है और ये ज़रूरी भी है। हम लोग क्लास में इस बारे में चर्चा करते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन होना चाहिए। तो इन सुधारों को मैं मान के चल रहा हूँ कि सुधार सही दिशा में किए जा रहे कदम हैं। अब यद्यपि इनको कब लागू किया जाएगा ये भविष्य पर निर्भर करता है। तो जो 8 घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं के क्रियान्वयन और उन घोषणाओं से संबंधित राज्य सरकार का सहयोग और वितरण प्रणाली की व्यवस्था, ये एक चुनौती रहेगी। इधर 3 सुधारों को कब लागू करना है, यानी कब उन सुधारों को इम्प्लीमेंट करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट देखने वाली बात होगी। यदि सरकार द्वारा इस पूरे आर्थिक पैकेज, हम केवल कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यदि सरकार इस पूरे आर्थिक पैकेज का उचित क्रियान्वयन कर लेती है और राज्य सरकार का पर्याप्त सहयोग रहता है, तो हमें लगता है कि ये किसानों की आय को निश्चित ही बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये सुधार पर्याप्त हैं, और क्या सुधार किए जा सकते हैं। जैसे अभी भी किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित साक्षर किया जाना चाहिए, उनको जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सही प्रयोग कर सकें। और दूसरे शब्दों में एक और वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाए, भूमि सुधारों को और तेज़ी से लागू किया जाए। उसके अलावा कृषि विपणन से संबंधित जो सुधार होने चाहिए उसके लिए APMC एक्ट में संशोधन होना चाहिए। तो राज्य सरकारों को थोड़ा उन पर दबाव बनाया जाए कि ताकि राज्य सरकार कृषि विपणन से रिलेटेड APMC एक्ट में संशोधन करें। तो मुझे लगता है कि ये सब संभव है यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो, और वो किसी एक पार्टी की आलोचना नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव आपको हर लेवल पर नज़र आएगा। तो उसका एक महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल रहता है। सहकारी संघवाद के माध्यम से, आपने सुना होगा शब्द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद के माध्यम से हम कृषि क्षेत्र की समस्याओं को और बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप इसके माध्यम से इस क्वेश्चन का निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन की बात अभी हम बाद में करेंगे, अभी हम टॉपिक की बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। मैंने इसकी बात क्यों की जा रही, आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ उसका कारण मैं बता देता हूँ। तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था, आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, और इकोनॉमिक सर्वे का जो वॉल्यूम 1 चैप्टर 4, उस चैप्टर 4 में बाजार में हस्तक्षेप से रिलेटेड आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात की गई, और उसी चैप्टर में ये बताया गया कि भारत में इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत कम है, आर्थिक स्वतंत्रता भारत में कम है, और भारत की जो रैंकिंग है वो मतलब पिछड़ा हुआ रैंकिंग हमारी आती है, अनफ्री कैटेगरी कही गई है भारत के लिए, यानी अस्वतंत्र कैटेगरी। अब सबसे पहले हम इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। मैं फिर से कहूँगा, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो एक समरी है, आप इस वॉल्यूम 1 के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से इसके बारे में और पढ़ने को मिलेगा, कुछ नई जानकारी मिल जाएगी। तो ज़रूर, लॉकडाउन का पीरियड है, आपके पास समय भी है और आप ऐसा कर सकते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है एनुअली, वार्षिक आधार पर, और यहाँ पर विभिन्न देशों में आर्थिक स्वतंत्रता कितनी है इसका मूल्यांकन किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता एक व्यापक शब्द है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब केवल और केवल व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं है, ये उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के दृष्टिकोण से मापी जाती है कि उपभोक्ता को कितनी आसानी से वस्तुएं उपलब्ध हैं और उत्पादक के लिए उत्पादन करना कितना सरल है। तो इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का मापन 4 कैटेगरी में इसका मापन होता है, और इसमें टोटल 12 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी है?
रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट का साइज, रेगुलेटरी एफिशिएंसी और मार्केट ओपननेस, खुलापन बाजार में। और प्रत्येक कैटेगरी में 3-3 स्वतंत्रताएं हैं। देखें, जैसे रूल ऑफ लॉ में है प्रॉपर्टी राइट्स, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित भारत में कैसे अधिकार हैं, न्यायिक व्यवस्था कितनी कार्यकुशल है, और तीसरा सरकार, उसमें सरकार का जो नियम कानून है वो किस प्रकार से लागू किए जाते हैं। फिर गवर्नमेंट साइज जो दूसरी कैटेगरी है, यहाँ पे कर व्यवस्था की बात हो रही है, सरकार के द्वारा खर्च की बात है जो कि राजकोषीय घाटे से संबंधित है, और तीसरा राजकोषीय स्थिति। तो तीनों को मिला दें तो ये पूरा राजकोषीय नीति से संबंधित है। यानी गवर्नमेंट का साइज, तो गवर्नमेंट के साइज का मतलब यहाँ पर सांसदों की संख्या और पार्टी में क्या वर्तमान स्थिति है उसकी बात नहीं हो रही है, ये आर्थिक आकार की बात कर रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ लिया जा रहा है। एक तरफ न्यायिक व्यवस्था को भी यहाँ पे शामिल किया गया, इधर राजकोषीय स्थिति को भी शामिल किया जा रहा है। तीसरी रेगुलेटरी एफिशिएंसी, ये आप सब लोग इससे परिचित हैं कि श्रम को कितनी स्वतंत्रता है, तो श्रम कानून, व्यापार करने की स्वतंत्रता, और तीसरा मॉनेटरी फ्रीडम, यानी मौद्रिक नीति से संबंधित केंद्रीय बैंक को कितनी स्वतंत्रता दी गई है, मौद्रिक व्यवस्था देश में कैसी है, और चौथा है बाजार में खुलापन। ये जो खुलापन है ये निवेश और व्यापार के दृष्टिकोण से है, और वित्तीय व्यवस्था में कितनी स्वतंत्रता है, बैंकों को कितनी स्वतंत्रता दी गई है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी को बढ़ा सकें। तो इस प्रकार आप देखेंगे कुल 12 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रत्येक देश को 0 से लेकर 100 तक अंक प्रदान किए जाते हैं और उस आधार पर उन देशों की रैंकिंग निकाली जाती है, और ये वार्षिक रिपोर्ट हेरिटेज फाउंडेशन जो है प्रकाशित करता है। भारत की जो वर्तमान रैंकिंग है, 2020 की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की रैंकिंग लगातार घटती जा रही है, और टोटल आप देखेंगे कि इस 12 प्रकार की स्वतंत्रता में भारत को करीब करीब 56.5 अंक प्रदान किए गए हैं, और इसमें भारत की रैंकिंग वर्तमान में 120 भारत की रैंक है। तो आप देखेंगे भारत की रैंकिंग बहुत पिछड़ी हुई है, अर्थात ये रैंकिंग दर्शाती है कि भारत में आर्थिक स्वतंत्रता बहुत कम है। तो सरकार को विभिन्न स्तरों पर इससे संबंधित प्रयास करने होंगे। एक तरफ न्यायिक कार्यकुशलता को बढ़ाना होगा, दूसरी तरफ सरकार को अपना राजकोषीय घाटा नियंत्रित करना होगा, और अन्य जो व्यापार और निवेश से संबंधित स्वतंत्रता हैं उससे रिलेटेड आप कहेंगे कि लॉ को, कठोर कानूनों को और उदार करने की आवश्यकता है। तो ये एक अच्छा सूचकांक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे में है तो ज़रूर काम का है ही, और वर्तमान परिस्थितियों में और इसकी महत्ता बढ़ जाती है जो हम आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की बात करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से इसको मैंने यहाँ पर चर्चा की इसकी। तो आप लोग इससे संबंधित और जानकारी पढ़ें इकोनॉमिक सर्वे से, या फिर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि टॉपिक के लास्ट में यदि प्रश्नों पर चर्चा हो जाए तो और टॉपिक अच्छे से समझ आ जाता है। तो ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह अधिनियम आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि क्वेश्चन को हल करते समय आप लोग सीधा दूसरा कथन ना पढ़ें, सबसे पहले पहला कथन पढ़ें और देखें कि ये सही है कि नहीं, फिर दूसरे कथन को पढ़ें। तो पहला कथन कहता है कि वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण करता है, तो ये कथन सही है। दूसरा लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार आंसर दोनों सही हैं। आप हमेशा आंसर देने की जो प्रीलिम्स की टेक्निक है, इसी टेक्निक का प्रयोग करें। एक कथन पढ़ के उसके बारे में सोचें, तभी दूसरे कथन को पढ़ें। अन्यथा आप गौर करेंगे तो आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है। सही है ये कथन? नहीं। मैंने आपसे कहा था कि ये कंपनी अधिनियम के तहत नहीं, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये सोसाइटी है, कंपनी नहीं। तो यहाँ पर ये पहला कथन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग का सचिव लघु कृषक कृषि व्यापार संघ का अध्यक्ष होता है। क्या कहते हैं आप? सही है कथन ये? नहीं, अध्यक्ष नहीं होता है, वो उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष तो जो केंद्रीय मंत्री होंगे इस मंत्रालय के, वो अध्यक्ष होते हैं।
ये तो उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। तो इस प्रकार ये कथन भी गलत है। तो ना 1 ना 2 ये इसका आंसर आना चाहिए। ये तो यहाँ से 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैंने बताए। ऐसा ही एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं जो कि मुझे लगता है कि मेंस में काम आ सकता है। संकट के समय में भारतीय कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत किए गए उपायों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, भारतीय कृषि की बात कर रहा है, पुनर्जीवित की बात की जा रही है और आत्मनिर्भर भारत। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आपको लिखना हो 250 शब्दों में, तो अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग तैयार करें तो सबसे पहले तो पैरा 1 में आपको वर्तमान स्थिति बतानी चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखें कि वर्तमान स्थिति में आपको इस कोविड-19 की इतनी चर्चा नहीं कर देनी है कि लगे आंसर एग्रीकल्चर का ना हो करके आप वायरस के बारे में बताने लग गए हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको बस इतना हल्का सा हिंट देना है कि वर्तमान जो संकट का समय बोला गया है ये कोविड-19 से रिलेटेड है। इससे ज़्यादा कोविड-19 का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। तो आप लिख सकते हैं वर्तमान स्थिति, एक तो कोविड-19 की समस्या है और दूसरा साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि भारत में सीमांत और लघु जोतों का जो संख्या है वो भारत में ज़्यादा है, लगभग 85-86% संख्या। तो पहले पैराग्राफ में वर्तमान स्थिति बता दें। दूसरे पैराग्राफ में आपसे पूछा है कि भारतीय कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए, तो हमने अब समस्या बता दी कि पुनर्जीवित क्यों करना है। अब पूछा है आत्मनिर्भर भारत के तहत किए गए उपायों का विश्लेषण। तो दूसरे पैराग्राफ में आत्मनिर्भर भारत ये क्या है इसकी संक्षेप में चर्चा कर दें, और संक्षेप में चर्चा करने के साथ साथ यहाँ पे लिंक छोड़ देंगे हम कृषि क्षेत्र में भी इससे संबंधित 11 उपायों की घोषणा की गई है। आत्मनिर्भर भारत क्या है 2-3 लाइन में वो बताना है, और कृषि क्षेत्र से संबंधित 11 उपाय लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की घोषणा। डिटेल इसकी हम पैरा 3 में बताएंगे कि कौन से उपाय बताए गए। यानी दूसरे पैराग्राफ में हमने हिंट दिया कि हम तीसरे पैराग्राफ में क्या बताना चाहते हैं। अब आप तीसरे पैराग्राफ में कृषि क्षेत्र के जो उपाय थे, तो 11 उपाय जो टोटल बताए, जिसमें से 3 इंफ्रास्ट्रक्चर और 8 इंफ्रास्ट्रक्चर और 3 सुधार, उनको यहाँ बताना। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर 11 उपाय आप डिटेल से लिखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, फिर तो शब्द सीमा क्रॉस कर जाएगा ये। इसके लिए आपको 11 में से जो 8 उपाय हैं, 8 में आपने देखा कि पशुपालन से रिलेटेड 2-3 थे, जैसे पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम या उनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या मत्स्य पालन, तो उनको आप एक ही पॉइंट में कवर कर सकते हैं। और ऐसा ही था यहाँ पर 3 सुधार जो थे, 3 में से 3 सुधारों के नाम लिखने के साथ साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम की एक लाइन डिटेल में दे सकते हैं कि क्यों संशोधन किया गया। तो यहाँ पर आपकी लिखने की कला इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर आपको 11 उपाय पता भी हैं तो भी दिक्कत है कि आप शब्द सीमा क्रॉस कर जाएंगे। और चौथा पैराग्राफ जब लिखेंगे तो निष्कर्ष आएगा, और मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि निष्कर्ष हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है कि ये निष्कर्ष है। लास्ट पैराग्राफ है तो अंडरस्टूड है कि वो निष्कर्ष ही होगा। निष्कर्ष लिखते समय आपको बताना है और क्या किया जाना चाहिए। तो और क्या किया जा सकता है, सहकारी संघवाद के माध्यम से इसे लागू किया जाए, क्रियान्वयन प्रणाली और बेहतर हो, सरकार को पारदर्शिता और बढ़ावा देना चाहिए पारदर्शिता को, और किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कृषि विपणन, भूमि सुधार या जो अन्य सुधार पेंडिंग है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को उसका प्रयोग करने को बढ़ावा देना, अनुबंध कृषि, तो उसको और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से आप सुझाव दे सकते हैं निष्कर्ष में कि और क्या किया जा सकता है। यद्यपि ये सुधार कुछ हद तक ठीक हैं, थोड़ी कमियां रहेंगी, लेकिन वो भी भविष्य में पूरी हो सकती हैं। तो इस प्रकार आप अपना आंसर का निष्कर्ष लिख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। लॉकडाउन की इस अवधि में अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आप करंट इकोनॉमी से तो जुड़ ही पाएंगे, साथ साथ आपका जो लेखन अभ्यास है वो भी चलता रहेगा। आशा करता हूँ आज का आपको ये लेक्चर, आपकी चर्चा समझ आई होगी। इसी प्रकार हम भविष्य में भी कुछ नए मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। यदि आप लोगों का इसी प्रकार से प्यार मिलता रहा तो ज़रूर हम इस कार्यक्रम को लगातार आगे भी जारी रखेंगे। विशेष चर्चा के दौरान आपका हमें सहयोग पहले भी मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। आप लोग स्वस्थ रहें, और जब तक सरकार का आदेश, जिस प्रकार से सरकार लॉकडाउन को लेकर के जो आदेश दे रही है, उनका पालन करें और अपनी पढ़ाई में लगातार पढ़ाई को जारी रखें, ऐसी मेरी आपसे इच्छा है। धन्यवाद।